नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेरे भाई, ये सीआरपीसी का एक कानून है जिसे हम लोग कहते हैं कि जो है आप लोग का जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने से 73 का एक कानून है। इसमें से मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो कि आप सेमेस्टर एग्जाम एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काम देगा, प्लस पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम देगा, और बाकी आप एडवोकेसी में जाना चाहते हैं तब भी काम देगा, क्योंकि आपको समझ के जाना होगा, उस हिसाब से केस आपको जो है लड़ना होगा, क्योंकि सीआरपीसी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपको सज़ा का प्रावधान ये सब सारी चीज़ें बताता है, आपको पता है, ठीक, प्रोसीजर्स लॉ है। तो अब चलिए लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला। ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट जो है पहले ये आप लोग का जो है जितने भी थे आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके थे। अब ये फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है जो एलएलबी में प्रेजेंट टाइम में गए। बाकी बीए एलएलबी के जो स्टूडेंट है जैसे कि 6 सेमेस्टर में है वो उन लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका सिलेबस और इनका सिलेबस सेम मैच कर रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैराथन क्लासेस है, इसमें मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है उसी को मैं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहला टॉपिक है सीआरपीसी के तहत शुल्क क्या होता है, चार्ज क्या होता है। आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, सही बात है। चार्ज क्या होता है, शुल्क क्या होता है, जानिए इसका परिचय जानिए। जिस अपराध के लिए एक आरोपी पर आरोप लगाया गया है वह सीआरपीसी के तहत हर आरोप में बताया गया है, और आरोप का लक्ष्य अभियुक्त को उस अपराध के बारे में सूचित करना है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया जा रहा है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी भी अपराधी के ऊपर अगर आरोप लगाया गया है सीआरपीसी के तहत तो उसे जो है बताना ज़रूरी है, उसे सूचित करना ज़रूरी है कि आपके ऊपर ये अपराध लगा, ये क्राइम आपने किया है। अगर ऐसा नहीं करते तो उसके ऊपर कोई अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो अपराधी किया है, जो अपराध है, जो अपराधी है प्रेजेंट टाइम में, उसे पता होना चाहिए कि मैंने अपराध किया है, मैंने क्राइम किया है। नहीं तो किस बेसिस पे आप जो है उसे जो है अंदर कर सकते हैं, किस बेसिस पे आप उसे जो है अपराधी घोषित कर सकते हैं। नहीं मेरे भाई, उसका राइट है, उसे पता होना चाहिए, यही कह रहा है। अभियुक्त को जो है उन आरोपों के बारे में सूचित करना महत्वपूर्ण है जो अभियोजन के पक्ष ने उसके खिलाफ सीधे और निश्चित तरीके से लगाए हैं, जो भी केसेस लगाए हैं, जो भी चार्जेस लगाए हैं, उसे पता होना चाहिए। आपराधिक कानून में एक जो है अंतर्निहित अवधारणा जो यह प्रदान करती है कि अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के पूर्ण पदार्थ को जानने का अधिकार है। सही बात है, जो भी आरोप उसके खिलाफ लगाए गए हैं उस अभियुक्त के खिलाफ, तो अभियुक्त का पूरा राइट्स है कि उसके सही तरीके से पूरा डिटेल तरीके से उसे जान सके। जब आरोप में एक से अधिक सिर होते हैं, मतलब एक से अधिक लोग होते हैं, तो क्या होता है, सीआरपीसी के जो है सेक्शन नंबर 2B में जो बुनियादी शब्दों में आरोप एक आरोप है, आरोप एक आरोप है, सब पे आरोप लगेगा। सेम जो पॉइंट है कि जो उन पे लगेगा वो उन पे भी लगेगा। यह प्रतिवादी के खिलाफ पर जो है प्रथम दृष्टता साक्ष्य के आधार पर एक मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा लगाया गया एक औपचारिक आरोप होता है। ये मजिस्ट्रेट द्वारा या जो है किसी अदालत द्वारा जो है ये पहला आरोप जो होता है जिसके प्रतिवादी के खिलाफ लगाया जाता है। एक आपराधिक आरोप एक सरकारी अधिकारी द्वारा लगाया गया एक औपचारिक आरोप है, ये भी जान लीजिए। एक आपराधिक जो आरोप होता है एक सरकारी जो है कर्मचारी के द्वारा जो है लगाया गया एक औपचारिक मेरे भाई, ये जो है औपचारिक आरोप है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, चार्ज अध्याय जो है XB22 मतलब क्या है कि 15 और 217 17 में धारा 211 से 224 तक निपटाया गया है। इसके बारे में जानिए सेक्शन। आरोपी के रूप में आरोपों के रूप को धारा 211 से 217 में निपटाया गया है। संयुक्त आरोपों को सीआरपीसी की धारा 218 से 224 में निपटाया गया है, बताया गया है। जब एक अपराध के लिए जो है एक से अधिक अभियुक्तों पर जो है मुकदमा चलाया जाता है तो आरोपों का योग शब्द का उपयोग किया जाता है। जब एक अपराध के लिए जो कई लोगों पे जो है वही चीज़ लगाया जाता है, वही सेक्शन 2, 4, 6 लोग मिलकर के करते हैं कोई अपराध, तब उन पे ये चीज़ें चलाई जाती है। सीआरपीसी की धारा 211 आरोपों की सामग्री का वर्णन करती है कि आरोप क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी सामग्री से आरोप बन सकता है, ये जान लीजिए। देखिए इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। जिस अपराध के लिए आरोपी पर आरोप लगाया गया है जो इस संहिता के तहत लाए गए हर आरोप में बताया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जब भी कोई अभियुक्त जो है कोई अपराध करता है तो उस पर इस संहिता के तहत उस अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए। यही चीज़ कहा गया है कि जब कोई भी अपराधी अपराध करता है तो इस संहिता सीआरपीसी के तहत जो है उसके सेक्शन के तहत जो है इस 211 के तहत उस पर जो है चार्जेस लगाना चाहिए। इस 211 सेक्शन में ये कह रहा है। यदि कानून जो अपराध को परिभाषित करता है उसे एक विशिष्ट नाम देता है, जो भी कानून जो है
अपराध को परिभाषित करता है किसी भी सेक्शंस में, तो उसे एक नाम देता है कि आपने जो है मर्डर किया, आपने जो है रेप किया, आपने जो है लूट किया, आपने चोरी किया, ऐसे करके जो है अलग अलग जो है उसका नाम रखा गया है। तो आरोप केवल उस शब्द का उपयोग अपराध को चिन्हित करने के लिए कर सकता है, ये जानिए। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है। अगर कानून जो अपराध पैदा करता है उसे एक विशिष्ट नाम नहीं देता है तो अपराध की परिभाषा का एक हिस्सा अभियुक्त को उसके खिलाफ आरोप के बारे में सूचित करने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर उसका नाम नहीं देता है तो ये जो भी होगा, जिस पे भी लगाया जाएगा, जो भी चीज़ लिखा गया, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसके जो है समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाना जरूरी होना चाहिए। आरोप में कानून और जो है कानून का हिस्सा शामिल होना चाहिए जिसके खिलाफ अपराध किया गया है, मतलब जिसके खिलाफ अपराध किया गया है उसमें कानून और कानून का हिस्सा जरूर होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को अपराधी मान लिए मेरे भाई, उसमें जो FIR होगा, इसके बाद जो कोर्ट ये सब सारी चीज़ें आएंगी, तब उसे माना जाएगा कि इस ये सेक्शन के तहत जो ये जुर्म किया है, ये मर्डर किया है, ये जो है रेप किया है, ये चोरी किया, ये डकैती किया है, ये किसी को जो है इंजरी पहुंचाया, ये हर्ट पहुंचाया, ये सब सारी चीज़ें हो सकते हैं। 5 नंबर क्या है। तथ्य यह है कि आरोप दायर किया गया है एक घोषणा के बराबर है, एक घोषणा के बराबर होता है ये आरोप, कि इस मामले में कथित अपराध बनाने के लिए कानून द्वारा आवश्यक हर कानूनी शर्त पूरी की गई हो, मतलब जो भी कानूनी शर्त हो, जो भी नियम कानून हो, उसको पूरा किया गया हो, तभी उसके ऊपर आरोप लगे। 6 पॉइंट नंबर है। आरोप को न्यायालय की भाषा में लिखा जाना चाहिए, सही बात है। यदि जो है अभियुक्त को 7 नंबर है, यदि अभियुक्त को पहले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था तो वह समान प्रकृति के बाद के अपराध के लिए बढ़ी हुई सजा या एक अलग प्रकार की सजा के अधीन होगा मेरे भाई, जो बढ़ी गई उससे जो उसी के खिलाफ जो फिर से एक आरोप लग गया, जैसे जिसके खिलाफ पहले से लगा हुआ उसी जो है सेक्शन मर्डर किया था वो फिर मर्डर का लग गया, तो उसके खिलाफ जो आरोप सज़ा बढ़ेगी, और नहीं तो जो है वो क्या होगा कि अलग प्रकार की सज़ा के अधीन होगा वो, ये भी होगा। हालांकि सज़ा को प्रभावित करने के लिए सज़ा को प्रभावित करने के उद्देश्य से पिछले दोष सिद्ध को साबित करना आवश्यक है, जिस न्यायालय के बाद अपराध के प्रदान करने के लिए काम कर सकता है। पिछले दोष सिद्धि के तथ्य, तिथि और स्थान को आगे के आरोप में बताया जाना चाहिए। यही चीज़ जो है आपको सज़ा दिलाएगा और यही न्याय दिलाएगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर अपराध अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो किस स्थान पे कर रहा है, किस दिन कर रहा है और कौन कौन वहाँ था, ये सब सारी चीज़ें वहाँ बताना होगा आपको, तभी आपका जो है सज़ा जो न्यायालय में पारित कर सकता है, तभी उसे सज़ा मिलेगा। अब आपको पता ही नहीं कि अपराध कब हुआ, कौन से डेट के हुआ, कब कहाँ हुआ, कौन कौन था, किसने किया, तो क्या फ़ायदा, कुछ नहीं होगा। तो न्यायालय थोड़ा रहेगा अपराध हो गया, मर्डर हो गया, मेरे भाई का मर्डर हो गया, ऐसे चिल्लाते रहिए न्यायालय में, कुछ नहीं होगा भाई। एविडेंस मांगती है न्यायालय। यहाँ मौजूद जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक जो है यह है कि पिछली सज़ा को CRPC की धारा 298 में निर्धारित प्रक्रिया से साबित किया जा सकता है, जो पिछली सज़ा थी। इस संहिता के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य प्रक्रिया में उस समय प्रभावी किसी भी कानून द्वारा अनुमत जो होता है किसी अन्य तरीके के अलावा एक पूर्व दोष सिद्ध या दोषमुक्त स्थापित की जा सकती है, यही चीज़ इसमें कहा गया है। अब इसमें केस ला जानिए। केस ला है मोहन सिंह बनाम आप लोग का बिहार राज्य का जो है ये 302 का ये केस है, इसमें मर्डर किया गया था। देखिए 302 का उल्लेख नहीं था, इसमें कहा गया कि ये जो है, देखिए केस ला है मोहन सिंह बनाम आप लोग का बिहार राज्य का, ये जो है कहा गया इसमें जो है ये अभिनिर्धारित क्रिया जो है किया गया जो है जिस आरोप में IPC की धारा 302 का कोई उल्लेख ही नहीं था, लेकिन ये उल्लेख किया गया था कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या की थी। ये कहा गया था कि जो है अभियुक्त ने जो है मृतक की हत्या की थी, तो यह माना जाएगा कि आरोप की सभी सामग्री मौजूद और उल्लेख किया गया था और धारा 211 की आवश्यकता 2 CRPC का अनुपालन किया गया था, मान जाना जाएगा। ठीक, धारा 212 CRPC समय, व्यक्ति और जो है तिथि के विवरण का वर्णन करता है। अगर सही बात है, जो समय होगा, जो तिथि होगा, जो व्यक्ति होगा, उसके बारे में ये बताता है धारा जो है 212, तभी जो है एक अपराध तभी तो बनेगा। धारा 212 प्रतिष्ठित अपराध आरोप के जो है उसके विवरण, जिसके दिनांक, समय, स्थान पर प्रकाश डालता है। विशिष्ट वस्तुओं या तिथियों का उल्लेख किए बिना और जो है इस तरह से गठित आरोपों को धारा 219 के अर्थ में एक अपराध का आरोप माना जाएगा। उदाहरण जैसे हत्या के मामले में हत्या की तारीख और समय, विवरण जैसे अभियुक्त और मृतक का नाम, ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए। केसला है, देखिए शशिधर जो है कुर्रूप बनाम आप लोग का भारत संघ 1994 का मामला है। कहा गया है कि किसी भी विवरण का मतलब अभियुक्तों के लिए कोई अवसर नहीं है जो सीधे तौर पर प्राकृतिक न्याय से इनकार कर सकते हैं या संकेत देता है। ठीक, इनकार का संकेत देता है, यही चीज़ इसमें कहा गया है।
अब नेक्स्ट देखिए, सीआरपीसी की धारा 213 अपराध का तरीका के बारे में बताया कि अपराध के तरीके क्या हो सकते हैं। देखिए, जब मामले की प्रकृति ऐसी हो कि धारा 211 और 212 में दर्शाए गए विवरण अभियुक्त को उन आरोपों को पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं करते हैं जिनके लिए जो है उस पर आरोप लगाया गया है, तो आरोप में कथित अपराध के लिए विवरण भी शामिल होना चाहिए जो प्रदान करेगा वह उद्देश्य है। तो आगे देखिए मेरे भाई, इसमें एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया। ए एक सार्वजनिक कार्यकर्ता बी को एक विशिष्ट समय और स्थान पर अपने जो है सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाने से रोकने का आरोप लगाया है, आरोप है, और आरोप में विस्तार होना है कि ए ने जो है अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए बी की क्षमता में कैसे हस्तक्षेप किया है। यही चीज़ इसको जो प्रूव करना है। जब तक प्रूफ नहीं होगा जब तक उसे अपराधी नहीं कह सकते। 214 में कहा गया कि कानून के अर्थ में लिया गया शब्द जिसके तहत अपराध दंडनीय है। कानून के अर्थ में जो शब्द लिए जाते हैं, जैसे एक आरोप में एक अपराध का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों को कानून द्वारा उन्हें सौंपे गए संदर्भ में उपयोग किया गया माना जाता है, जिसके तहत जो है अपराध को दंडित किया जाता है, जिसके तहत जो अपराध को दंडित किया, जो नाम दिया जाएगा, जैसे मर्डर किया, रेप किया, ये सब जो उसी के तहत उसे दंडित किया जाएगा। धारा 215 कह रहा है कि त्रुटियों का प्रभाव हो सकता है। अपराध का विवरण बताने में ना तो त्रुटि और ना ही जो है चूक को जो है मामले के किसी भी स्तर पर सामग्री के रूप में माना जाता है, सिवाय उन मामलों में जहां अभियुक्त वास्तव में त्रुटि या चूक से जो है गुमराह हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता हुई थी, तभी माना जाएगा। नहीं तो इसमें चूक नहीं करना चाहिए, इसमें टाइम बर्बाद मत करना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए उदाहरण, जैसे जो है जनवरी 1882 को ए पर जो है हैदर बख्श और खोड़ा बख्श की हत्या का आरोप लगाया गया था, जिन्होंने 21 जनवरी 1882 को हत्या के लिए उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। उसे हत्या के लिए गिरफ्तार करने के लिए और खोड़ा बख्श की हत्या के लिए जो है कोशिश की गई थी। जब उस पर जो है हैदर बख्श की हत्या का आरोप लगाया गया था, उसके बचाव में गवाही देने वाले गवाह हैदर बख्श मामले के गवाह थे। इससे अदालत में मुकदमा चल सकता है। विश्वास है कि ए को धोखा दिया गया था और त्रुटि महत्वपूर्ण थी। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 लोग हैं और एक कोई मतलब जो है किसी का कत्ल कर दिया, वो आपको वो दोस्त है, वो देखा हुआ चश्मदीद गवाह है, भले से उसका जगह ये सब सारी चीज़ें नहीं पता है, तो ये जो है त्रुटि का महत्वपूर्ण थी, जो है त्रुटि माना जाएगा और उसमें जो है कोर्ट में ये केसेस चलेंगे। धारा 216 सीआरपीसी कोर्ट चार्ज में बदलाव कर सकती है, ये भी जानिए। कोर्ट जो है चार्ज में बदलाव भी कर सकती है। निर्णय देने से पहले जो है किसी भी समय किसी न्यायालय द्वारा किसी भी शुल्क को बदला या जोड़ा जा सकता है। हर बदलाव और जोड़ को आरोपी का जो है पढ़ना समझना चाहिए। जो आरोपी होगा वो समझेगा और पढ़ेगा, जरूरी है ये, और न्यायालय उसे दिखाएगा भी। यदि किसी आरोप में कोई परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि मुकदमे की कार्रवाई तुरंत अभियुक्त को उसके बचाव में या मामले के संचालन में अभियोजक पर जो प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है, तो न्यायालय अपने जो है विवेक से परीक्षण के साथ आगे बढ़ सकता है। जैसे कि जो परिवर्तित या जोड़ा गया परिवर्तन या परिवर्धन के बाद मूल शुल्क है, मतलब शुल्क था, ये सब सारी चीज़ें न्यायालय अपने विवेक से जो है कर सकता है काम। यदि किसी आरोप में कोई परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि मुकदमे की कार्रवाई तुरंत अभियुक्त को, ये चीज़ तो मैंने पढ़ा ही दिया शायद, हाँ नहीं, तो इसमें कहा गया है कि जो है यदि किसी आरोप में कोई परिवर्तन या परिवर्तन ऐसा है कि मुकदमे की कार्रवाई तुरंत अभियुक्त को उसके बचाव में या अभियोजक को मामले में संचालन में प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो न्यायालय या तो एक नए मुकदमे का आदेश दे सकता है या उस समय के लिए मुकदमे में देरी कर सकता है, यह आवश्यक है। ठीक, 5वां पॉइंट है, यदि वर्णित अपराध संशोधित है या अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया है जिसके लिए जो है पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो मामले को जो है तब तक निपटाया या नहीं जाएगा जब तक कि जो है कि मंजूरी प्राप्त नहीं हो सकती या नहीं हो जाती है, या समान परिस्थितियों के आधार पर अभियोजन के लिए जो है मंजूरी पहले ही प्राप्त नहीं हो जाती है, जैसा कि जो है परिवर्तित या अतिरिक्त शुल्क हो। मंजूरी पहले नहीं पर्याप्त होती है, जब उसको सब सारी चीज़ें देखा जाता है, कोर्ट को लगता है, तब उसके खिलाफ जो वो सब सारी चीज़ें करता है। धारा 217 कह रहा है सीआरपीसी चार्ज बदलने पर गवाह को वापस बुलाना। इसमें 2 से 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं, जान लीजिए। ये अभियोजन और अभियुक्त को जो है गवाह वापस बुलाने या सम्मन करने की अनुमति दी जाती है, और अदालत जो है बदल जाती है या आरोप में जोड़ देती है जब परीक्षण कर जो है पहले ही शुरू हो चुका होता है, तब जो है ये चीज़ करती है अदालत। 218 में कहा गया अलग अलग जो है अपराधों
के लिए जो अलग अलग शुल्क होना चाहिए, सही बात, जो अलग होगी, बस इसके बारे में कुछ करना नहीं है। उप धारा के 2 के अनुसार प्रावधानों की सीआरपीसी की धारा 219, 20 जो है और 21 और 23 के संचालन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस खिलाफ से। मामला कानून जो है देखिए, रणछोड़ लाल बनाम आप लोग का मध्य प्रदेश से आया है 1965 का जो है 1248 राज्य में कहा गया। तो इसमें भी जो है धारा 219, 220, 230 को लागू जो है करे या धारा 218 का सहारा ले, यही चीज़ इसमें कहा गया था। केस लाया इंद्रमणि प्रधान व अन्य बनाम चंद्रा वेवा AIR 1956, ओरी 191, 1956 CRPC, ये सब सारी चीज़ें कहा गया। इसमें भी 218(2) को संबंध मामलों पर लागू होती है। हालांकि संबंध मामले में लिखित रूप में जो है आरोप लगाना आवश्यक नहीं होता है। CRPC की धारा 219 से 1 साल के भीतर एक ही तरह के 3 अपराध पर एक साथ चार्ज लगाया जा सकता है, ये जानिए। अगर इस तरह के जो है मान लीजिए जो है 12 महीने के अंदर अगर कोई भी क्राइम जो है 3 बार करता है तो उसी के तहत जो है अपराधों पर एक साथ चार्ज लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बार बार चार्ज लगाया जाए, एक ही साथ लगेगा, यही चीज़ इसमें कह रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। केसला अब्दुल मजीद बनाम आप लोग का सम्राट 1906 का जो है कहा गया कि किसी CRPC की धारा 219 एक ही अभियुक्त के मामले में लागू होती है और जहाँ कई व्यक्तियों पर जो है संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है वहाँ यह लागू नहीं होता है, ये जानिए। जहाँ जो है ज़्यादा लोग के ऊपर मुकदमा चला जाता है वहाँ ये जो है सेक्शन नहीं लागू होता, एक ही व्यक्ति पे लागू होगा। जो एक व्यक्ति जो 3 बार 4 बार कत्ल कर देगा जो है 1 साल में। CRPC की धारा 220 एक से अधिक अपराध के लिए निशान होना चाहिए। एक से अधिक अपराध अगर करेगा तो उसके लिए एक निशान होना चाहिए, ये चीज़ इसमें कहा गया। देखिए दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया, पहला कोई जरूरी नहीं, किसी व्यक्ति धारा की 212 की जो है 2 के तहत या धारा 219 की उपधारा फर्स्ट में परिभाषित विश्वास के आपराधिक उल्लंघन या संपत्ति की बेईमानी से एक या एक से अधिक अपराध करने का आरोप लगाया जाता है तो उस पर एक या एक से अधिक जो है मिथ्याकरण के अपराध करने का भी आरोप लगाया जाता है। उसे अपराध या उन अपराधों के लिए जाने की सुविधाजनक बनाने या छिपाने के उद्देश्य से खाते उस पर जो है एक ही समय में उन सभी के लिए आरोप लगाया जा सकता है, ये चीज़ कहा गया। तीसरा पॉइंट है, यह दावा की गई गतिविधियाँ किसी भी कानून की 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र परिभाषाओं के अंतर्गत आती हैं जो कि उस समय मौजूद है जो अपराध को परिभाषित या दंडित करता है, तो अभियुक्त पर एक ही मुकदमे में प्रत्येक अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। यदि कई कार्य जिनमें प्रत्येक अकेले या अलग अलग किए जाने एक अपराध बनता है, जब संयुक्त रूप से एक अलग अपराध बनता है तो उनके अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया जा सकता है और अभियुक्त रूप से ऐसे कृत्यों द्वारा गठित अपराध के लिए जो है प्रयास भी किया जा सकता है, आरोप लगाया जा सकता है और प्रयास भी किया जा सकता है। साथ ही साथ किसी एक या जो है अधिक या ऐसे कृत्यों द्वारा गठित कोई अन्य अपराध भी हो सकते हैं। इसमें जो है आप लोग का धारा 71 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, केस लाया है बाबुल्ला शैलेंद्र नाथ बनाम आप लोग का राजा सम्राट का 1938 का केस है, इसको पढ़िएगा। धारा जो है 220 के अर्थ के भीतर एक ही लेन देन का निर्माण नहीं करती है या नहीं, इसके बारे में बताया गया। 221 में जो कहा गया कि संदिग्ध है क्या अपराध बनाया गया है, ये जानिए। संदिग्ध अपराध को जो है संदिग्ध बनाया गया, कठोर बनाया गया, यही सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। केस लाया है देखिए समना साहेब या यम जो है मुल्तानी बनाम आप लोग कर्नाटक राज्य का 2001 का केस है। इसमें कहा गया है कि जब एक अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया था और आरोप के बरी कर दिया गया था तो उसे वैकल्पिक आरोपों के तहत जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जब अभियुक्त को वैकल्पिक परिवर्तन के लिए जो है अपने बचाव में प्रवेश करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था तब ये सब। 222 कह रहा है जब अपराध साबित हो जाए तो आरोपित अपराध में शामिल है। जब अपराध जो है साबित हो जाए कि अपराध इसने किया तो वो आरोपी जो है उसे अपराधी कहा ही जाता है, वो शामिल हो गया उसमें, ये चीज़ इसमें कह रहा है। इसमें 4-5 पॉइंट है, इसको भी देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें 407 के तहत वाहक के रूप में जैसे सौंपा गए माल के आपराधिक विश्वासघात आरोप लगाया गया है, ऐसे प्रतीत होता है कि उसने जो है संहिता की धारा 406 के तहत जो है संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात किया है। ये सब तो सेक्शन नंबर इसमें जो है आपका जो है 407 और 406 भी इन्वॉल्व है। ठीक, समन मामले की सुनवाई दंडित प्रक्रिया के तहत धारा 20 के तहत जो है धारा 251 से 259 की गई है। अब समन मामले की सुनवाई नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का जो है समन मामले की सुनवाई कैसे हो सकती है। धारा जो आप लोग के अध्याय 20 और धारा नंबर जो है
251 से 259 तक, 251 से 262 तक जो है इसके बारे में प्रावधान है। देखिए सीआरपीसी के सेक्शन 2W के मुताबिक सामने जो है आप लोग का समन केस वो केस होते हैं जो वारंट केस नहीं होते हैं। देखिए समन केस का मतलब ये कि वारंट केस नहीं होते हैं। समन मामलों में जुर्माना या 2 साल के से कम कारावास की जो है सज़ा दी जा सकती है। यही है इसकी जो है डिफिनीशन, इसकी जो है इंट्रोडक्शन। समन मामले केवल मजिस्ट्रेट द्वारा विचार दिए हैं, बाकी और कोई नहीं। समन मामलों के तहत अभियुक्त को अपराध के सार को बताना जो है पर्याप्त है। लिखित रूप में आरोप तय करना आवश्यक नहीं होता है। ठीक, उस अपराध का विवरण जो है जिसके लिए व्यक्ति जो है अभियुक्त है उसे बताया गया है, जो व्यक्ति होगा जो अभियुक्त होगा उसे बताया गया है। तब समन मामलों के लिए प्रक्रिया जानिए। 251 में आरोप के सार का कथन किया जाना। 252 दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्ध होना। 253 में छोटे मामलों में अभियुक्तों की जो है अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाग पर जो है दोष सिद्धि के बारे में बताया गया। 254 में दोष सिद्ध न होने की प्रक्रिया, दोष मुक्त न दोष सिद्धि करके 255 में दिया गया। 256 में कह रहा है शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति या मृत्यु होना चाहिए। 257 में शिकायत वापस लेना। 258 में कुछ मामलों में कार्रवाई रोकने की शक्ति होनी चाहिए, ये चीज़ कहा गया है। इसके बाद 259 में समन मामलों में वारंट मामलों में परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति क्या हो सकती है, कैसे कर सकता है। 250 में उचित आधार के बिना आरोप लगाने के लिए मुआवजा हो सकता है, इसके बारे में कहा गया है। अब 251 जानिए। आरोप के सार का कथन किया जाना जानिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब समन के मामलों में अभियुक्त उपस्थित होता है या मजिस्ट्रेट के सामने जो है लाया जाता है तो अपराध का सार या विवरण उसे बताया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का दावा करता है या मुकदमा चलाने का दावा करता है। औपचारिक आरोप लगाना आवश्यक नहीं है, उससे पूछा जाएगा भाई, उसे बताया भी जाएगा कि आपके खिलाफ जो है ये हुआ है, ये FIR हुआ या कंप्लेंट हुआ या केस दायर हुआ, क्या आप इसमें जो है सेटिस्फाइड है कि आपने अपराध किया है, या आप जो है मुकदमा लड़ना चाहते हैं, या आप इसी जो है यहीं ख़त्म करना चाहते हैं, आप जेल जाना चाहते हैं अपराध को कबूल करके, तो वो बताता है अपने हिसाब से। ठीक, यही चीज़ इसमें कहा गया। 252 दोषी होने का अभिभाग पर जो दोष सिद्ध किया है। यदि अभियुक्त दोषी होने का अनुरोध करता है तो उसकी दलील उसके दलील को रिकॉर्ड में लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट अपने विवेक पर उसे जो है दोषी ठहरा सकता है। मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। 253 छोटे मामलों में अभियुक्तों की जो अनुपस्थिति में दोषी होने का विभाग पर जो है दोष सिद्ध किया है। यह खंड उस प्रक्रिया को प्रदान करता है जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के तहत सम्मन जारी किया जाता है। अभियुक्त अपराध की दलील पर जो है अपनी अनुपस्थिति में जो है आरोप के जो है लिए दोषी होने पर अपनी अनुपस्थिति में आरोप के लिए दोषी होने का जो है अनुरोध करता है। आरोपी को दोषी ठहराने और सजा देने के विवेकाधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया है, उसके मजिस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। यह धारा अभियुक्त व्यक्ति की उसकी ओर से दोष स्वीकार करने की जो अनुमति देती है। जुर्माना एक पंजीकृत डाक के जो है माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। यही सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया है। ठीक, अब आगे देखिए आप लोग जो है सबसे अगला पॉइंट है, तो इसमें 254 कहा गया है दोष सिद्ध न होने पर प्रक्रिया क्या है कि मान लीजिए कि आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 252 या 253 के तहत जो है दोषी नहीं ठहराया गया। उस मामले में मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को रिकॉर्ड पर जो है लेगा और बचाव पक्ष की सुनवाई और साक्ष्य भी लेगा। आवश्यकता पड़ने पर गवाह को समन जारी किया जाएगा और गवाहों की उपस्थिति के लिए जो है उचित खर्च जो अदालत में जमा किया जाएगा। ये चीज़ इसमें कहा गया। 255 जो है दोष सिद्ध या दोष मुक्त या दोष सिद्धि के बारे में बात करता है। रिकॉर्ड या पर जो है साक्ष्य लेने के बाद यदि जो है मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो वह अभियुक्त को जो है बरी कर देगा, मतलब उसे अभियुक्त को जो है छोड़ देगा। अगर रिकॉर्ड मिल रहा है तब उसको दोषी नहीं पा रहा तब तो उसे क्या करेगा, रख करके मजिस्ट्रेट कहेगा जाओ अपने घर आराम से, आप अपराध नहीं किए। यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट या तो CRPC की धारा 325 या 365 के तहत कार्रवाई करेगा या उसके लिए जो है सजा पारित करेगा। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। 256 कह रहा शिकायतकर्ता के पेश न होने की उसकी मृत्यु हो जाने पर क्या होगा। यह धारा केवल एक शिकायतकर्ता पर संदिग्ध संबंध मामलों में लागू होता है जहां शिकायतकर्ता सुनवाई की तारीख या इस तरह तय की गई तारीख पर जो है अनुपस्थिति है और मजिस्ट्रेट अभियुक्त को बरी कर सकता है या किसी कारणवश वह मामले को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर सकता है। मतलब जो अभियुक्त जो है जो उसका विपक्ष पक्ष रहेगा वो जो है हाजिर नहीं होगा तो उस मामले को डेट दे देगा, अगली डेट हो जाएगी, नहीं तो जो है उसे बाइज्जत बरी भी कर सकता है।
यदि शिकायतकर्ता को प्रतिनिधित्व प्लेजर के माध्यम से जो है किया जाता है, यहाँ उसकी जो व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, जो मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता की उपस्थिति से छूट दे सकता है। ठीक, ये कहेगा। 257 शिकायत वापस लेना क्या होगा? अंतिम आदेश पारित होने से पहले जो है कभी भी शिकायत को मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से वापस लिया जा सकता है, ठीक, और उस व्यक्ति को जो बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। 258 कह रहा है कुछ मामलों में कार्रवाई रोकने की शक्ति होती है, तो कुछ जैसे कि देखिए, यह धारा शिकायत के अलावा जो अन्य संबंध मामले में लागू होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्ग फर्स्ट या कोई अन्य मजिस्ट्रेट जो है उचित कारण के साथ निर्णय सुनाए बिना जो है किसी भी जो है स्तर पर कार्रवाई को रोक सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कार्रवाई रोकने का प्रभाव क्या होता है? देखिए, यदि मुख्य गवाह के साक्ष्य लेने के बाद कार्रवाई रोक दी जाती है तो इसका प्रभाव अभियुक्तों के बरी होने पर भी पड़ेगा। यदि मुख्य गवाह के साक्ष्य लेने से पहले कार्रवाई रोक दी जाती है तो इसका जो प्रभाव अभियुक्त के आरोप मुक्ति पर भी पड़ेगा। ये सब चीज़ें। 268 समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने का न्यायालय की शक्ति हो सकती है। जो समन मामले होते हैं वो वारंट मामले में भी जो है कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ये न्यायालय के पास शक्ति होती है। ये चीज़ इसमें कहा गया, ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा। 397 कह रहा है कि सीआरपीसी के जो संशोधन के लिए काल रिकॉर्ड की आवश्यकता है, तो काल कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इसके जानिए। उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को किसी भी कार्रवाई के रिकॉर्ड की मांग करने और उसकी जांच करने और स्वयं को संतुष्ट का अधिकार दिया गया है। ये सब सारी चीज़ें उसके पास राइट है कि शुद्ध है कि नहीं, ये सब सारी प्रॉब्लम है, इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है, बस उतना ही जानिए। कुछ आदेशों में कोई संशोधन नहीं हो सकते। देखिए कौन कौन से आदेश जो अपील योग्य है उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अंतर्वर्ती आदेश वह आदेश जो प्रकृति में अस्थायी और पार्टियों के पर्याप्त अधिकारों और देनदारियों को निर्धारित नहीं करता, इसमें भी कोई जो है वो नहीं होगा, ठीक। 398 सीआरपीसी जांच के आदेश देने की शक्ति की आवश्यकता, ये जानिए। तो 398 में जांच के जो है आदेश का प्रावधान करती है, जिसे सीआरपीसी की धारा 397 अन्यथा के तहत जो है कि दिए गए जो है रिकॉर्ड की जांच के बाद बनाया जा सकता है। इसके बारे में बताया गया। पुनरीक्षण न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट को स्वयं मध्यस्थ के माध्यम से निम्नलिखित के संबंध में आगे की जाँच करने के आदेश देगा। ए, आपराधिक प्रक्रिया की संहिता धारा 203, 204 के क्लॉज 4 के तहत जो है शिकायत को खारिज करेगा या करना के बारे में बी कह रहा है। अभियुक्तों की रिहाई या आरोपी को यह दिखाने का अवसर दिए बिना आगे की जांच का कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए कि आगे की जांच का निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें इसमें बढ़ रहा है। 399 सीआरपीसी संशोधन के लिए न्यायालय की शक्ति हो सकती है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 फर्स्ट, सेकंड, 4, 3, 4, 5 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। जब सत्र न्यायालय किसी मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास हस्तांतरित करता है तो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 400 के तहत जो है न्यायालय को दी गई शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। 401 सीआरपीसी उच्च न्यायालय की संशोधन की शक्ति जानिए जो है। इसमें कहा गया है कि इस अनुसार उच्च न्यायालय के पास सभी शक्तियाँ हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है 386, 389, 390, 391 के तहत अपील की अदालत को प्रदान की गई है। ये सब सारी चीज़ें हैं। उच्च न्यायालय के पास वह शक्ति है जो सत्र न्यायालय के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के तहत जो अर्थात क्षमा मांगने की शक्ति भी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 जो है 2 के जो है अनुसार सुनवाई या उचित जो है सुनवाई का जो उचित अवसर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण की सुनवाई दायर की गई है। यह सब सारी चीज़ इसमें कहें। आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा जो है 401 के क्लॉज 3 के तहत अनुसार पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने वाली अदालत को दोष मुक्त के निष्कर्ष को जो है दोष सिद्ध बदलने में के लिए अधिकृत किया गया है, अधिकृत नहीं है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा जो है 401 के क्लॉज 4 के अनुसार जहां कोई आदेश अपीलीय है पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक, अगर कोई मामला है वो अपील करने के लिए है तो वहाँ जो है इसके माध्यम से पुनरीक्षण के माध्यम से यहाँ कोई जो है कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाए। नेक्स्ट देखिए आपका 401 के क्लॉज 5 में कहा गया जहाँ किसी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार था लेकिन वास्तविक गलती से उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण का आवेदन किया गया है, तभी ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। और उच्च न्यायालय इस बात को संतुष्ट है कि इस तरह का आवेदन गलत विश्वास के तहत भी किया जाता है। ठीक, इस पर कोई अपील नहीं होती है। यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि न्याय के हित में है तो पुनरीक्षण आवेदन को अपील की याचिका के रूप में माना जाएगा और तदनुसार निपटा जाएगा, अगर न्यायालय को लगता है। 402 सीआरपीसी संशोधन मामले को वापस लेने की स्थानांतरित
करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति क्या हो सकती है, ये भी जान लीजिए। 402 के फर्स्ट के अनुसार जो है, जब एक ही विचार में एक या अधिक से अधिक व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाता है और एक व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए सत्र न्यायालय में और दूसरा उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करता है, तब उच्च न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए कि दोनों में से किस अदालत को मामले की सुनवाई करनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें कहा गया है। पक्षकार की समान सुविधा होनी चाहिए। बी नंबर है, शामिल प्रश्नों की गंभीरता महत्व होना चाहिए। सही बात है, जब प्रश्न जो भी शामिल हो उसमें कुछ गंभीर, उसमें जो है कुछ जो है हो, तब तो जो है न्यायालय जो उसको सजा देगा। 402 में कह रहा है कि जो है 402 के 2 में कह रहा है अनुसार, जब उच्च न्यायालय पुनरीक्षण को स्वयं सुनने का निर्णय करता है तो उच्च न्यायालय उसी के साथ व्यवहार करेगा जैसे कि आवेदन विभिन्न रूप से उच्च न्यायालय में किया गया था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 402 के जो है 3 के अनुसार, जब उच्च न्यायालय आवेदन को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय देता है तो न्यायाधीश उसके साथ इस तरह व्यवहार करेगा जैसे आवेदन उसे विधिवत किया गया था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 402 का जो है 4 के जो अनुसार, जब पुनरीक्षण को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो आगे कोई आवेदन उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में नहीं होगा। यही चीज़ इसमें कहा गया है। अब नेक्स्ट जानिए, नेक्स्ट टॉपिक है ये पूछताछ और परीक्षण के रूप में सीआरपीसी के समान प्रावधानों के बारे में सब कुछ कैसे हो सकता है, इसका परिचय जानिए। आपराधिक प्रकृति के मामले में निर्णय करने के लिए जो है चरणों में पूछताछ और परीक्षण केवल जो है 2 चरण में है मेरे भाई। इसमें जैसे कि दोनों दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा जो है में परिभाषित किया गया कि एक से एक से आई भी, मतलब जो है 24 में जो अध्याय 24 में जो है पूछताछ और परीक्षण के समान प्रावधानों से संबंधित है। इसमें बताया गया एक जांच या तो एक मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा की जाती है या पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाना है। पूछताछ जांच से अलग है मेरे भाई। संहिता के अनुसार जो है जांच मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा इस संहिता के तहत ही किए गए मुकदमे के अलावा हर जांच शामिल है और यह मुकदमे से पहले मजिस्ट्रेट की जो है कार्रवाई से संबंधित है। धारा 2G में यह बताया गया। संहिता की धारा 159 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वह जो है यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने की कोई अपराध किया गया है और यदि ऐसा है तो किसी भी व्यक्ति को जो उनके मुकदमे में रखा जाना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया है। आगे देखिए, जो मामले सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होते हैं, कार्रवाई की शुरुआत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष होती है जो एक जांच की प्रकृति में होती है, तो अभियुक्त को सत्र न्यायालय के समक्ष जो है अपना परीक्षण करने के लिए भेजने की तैयारी करती है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट या तो अभियुक्त को जो है मुक्त करने या उसे जो है मुकदमे के लिए जो है सुपुर्द करने के लिए बाध्य है, लेकिन उसके पास किसी अभियुक्त को उस अपराध के लिए दोषी या निर्दोष घोषित करने की शक्ति नहीं है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। ठीक। संहिता की धारा 202 के तहत जो है स्वयं द्वारा जो विचारणीय मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच भी की जाती है। एक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज होने पर जो है वह शपथ पर जो है शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई ऐसा मामला है जिसकी जांच एक आपराधिक अदालत द्वारा की जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता या शिकायत की जो है कार्रवाई नहीं कर सकता है और इसे खारिज कर सकता है यदि वह शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों पर आप विश्वास करता है और जांच परिणाम कार्रवाई के लिए जो है पर्याप्त आधार स्थापित नहीं करता है। तो ये सभी कार्रवाई जांच की प्रकृति की हैं मेरे भाई। इसमें जांच होगा ही। जांच पड़ताल की आवश्यकता संहिता के अनुसार जो है जांच में एक पुलिस अधिकारी या किसी जो है व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के अलावा जो है द्वारा किए गए जो है सबूतों के संग्रह के लिए इसके तहत सभी कार्रवाइयाँ शामिल है जो इस संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा विकृत है। धारा 2H में बताया गया। जांच में एक मजिस्ट्रेट के अलावा एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक पता लगाने के लिए उठाए गए जो है कदम शामिल है कि क्या कोई अपराध किया गया है, यदि ऐसा है तो किसके द्वारा किया गया है, सबूत जिस पर जो है अभियोजन आधारित हो सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा भी जांच की जा सकती है। मामला तभी शुरू होता है जब पुलिस की जांच से जो है
पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा जो है अपराध किया गया है, अन्यथा नहीं। ये सब तभी मामला शुरुआत होगी, नहीं तो पता ही नहीं रहेगा। तो उसके पहले जांच ही होगा कि कौन किया कौन नहीं किया। जैसे आप लोग मूवी में देखे होंगे, छानबीन होती है, जांच होती है कि कौन किया कौन नहीं किया है। जब अपराधी पता लगता है कि हाँ इसने किया, तब जो है न्यायालय उसको सजा देती है। ठीक, परीक्षण जानिए। शब्द ट्रायल को जो है संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। यह एक जो है न्यायाधिकरण द्वारा एक कारण की जांच और निर्धारण है, जिसका अधिकार है क्षेत्र है। यह एक न्यायिक कार्रवाई है जो सजा या दोषमुक्त में जो है समाप्त होती है, लेकिन निर्वहन नहीं हुए। एक वारंट मामले में मुकदमा आरोप तय करने के साथ जो है शुरू होता है, जब अभियुक्त को जो है उसकी पैरवी करने के लिए जो है बुलाया जाता है। लेकिन एक समन मामले में जो है, जैसे कि जो है एक औपचारिक आरोप तय करना आवश्यक नहीं है। मुकदमा तब शुरू होता है जब अभियुक्त को जो है लाया जाता है। जब अभियुक्त को लाया जाता है तभी मुकदमा शुरू होगा, नहीं तो उसके पहले मुकदमा नहीं शुरू होगा। अभियुक्त को जो है लाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, और अपराध के बारे में जो है ब्यौरे उसे जो है बताए गए हैं। अपराध के बारे में उसके बारे में पूछा जाता है। विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा जो विचारणीय मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्रवाई के बाद ही जो है विचार शुरू होता है। और परीक्षण शब्द में अपील और पुनरीक्षण शामिल है, जो पहले परीक्षण की निरंतरता है मेरे भाई। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। एक आपराधिक मुकदमे में एक अदालत का कार्य है पता लगता है कि जिस व्यक्ति पर जो है अभियुक्त के रूप में आरोप लगाया गया है, वह जो है उस अपराध का दोषी है या नहीं है, जिसके लिए उस पर जो है आरोप लगाया गया है। इस उद्देश्य के लिए यह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को यह पता लगाने के लिए जो है स्कैन करता है कि क्या कोई विश्वसनीय और भरोसेमंद सबूत है कि नहीं है। इसलिए स्कैन करता है, इसलिए जांच करता है, इसलिए पड़ताल करता है, इसलिए खोज करता है। ये सब सारी चीज़ होती है। और यह माना जा सकता है कि वह जो है उस अपराध का दोषी है जिसके लिए जो है उस पर आरोप लगाया जाता है। जब मामला दोष सिद्ध हो जाता है तब पता चल जाता है कि इन्होंने अपराध किया, इनके जो है तहत जो है चार्ज लगाया है। देखिए केस लगा हरचंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य का 1975 का केस है। जांच पुष्टान और परीक्षण प्रतिष्ठ के बारे में बताया गया। इसमें धारा 202 के तहत जो है उसके द्वारा भी बताया गया। इस केस को आप लोग पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ बताने वाला नहीं है। ठीक, जाकर हुआ नहीं तो आप लोग जो अंतिम देखिए, मामले का अंतिम चरण तब आता है जब अभियुक्त को सत्र न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है सुनवाई के लिए रखा जाता है। जब उसे कानून द्वारा स्वयं मामले को कोशिश करने का अधिकार दिया जाता है, तब इसे पता चलता है। देखिए इसमें अगला पैराग्राफ है। कानून के अनुसार आगे की गई कार्रवाई के लिए जो है कुछ आरोपों की सच्चाई या झूठ के निर्धारण में जांच व्यवहार है। इसमें जो है गवाहों की परीक्षा या स्थान का निरीक्षण शामिल हो सकता है। इसमें ये चीज़ कहा गया है। दूसरी बार परीक्षण वास्तव में अभियुक्त की जो है व्यक्ति की जो है व्यवस्था या कानून की अदालत में अपराध को जो है निर्धारित करता है। और हम कह सकते हैं कि जहाँ जांच खत्म होती है वहाँ से ट्रायल शुरू होता है। जहाँ जांच खत्म होगी उसके बाद ट्रायल चालू हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ में प्रश्न है। प्रश्न आप लोग इस तरह पूछा कि पूछताछ का उद्देश्य क्या है, पूछताछ के प्रकारों की सूची बनाए, ऐसे करके पड़ जाती है। इस तरह का जो है देखिए आपके क्वेश्चन ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सा अधिनियम पूछताछ और परीक्षण के समान प्रावधान का शामिल है कि नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन आएगा। ऐसे करके आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, इसमें धारा 225, 237 न्यायालय द्वारा वारंट मामलों में निपटती है। 238, 250 मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों में निपटती है। 251 और 259 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों में परीक्षण करती है। 260 से 265 सारांश परीक्षणों और संबंधित प्रावधान के बारे में बात करती है। ये सब सारी चीज़ें इसमें है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई, उसको हम लोग देख लिए। जमानत परिभाषा, जमानत के बारे में जानें। जमानत की परिभाषा, प्रकार, जमानत प्राप्त करने की प्रक्रिया, जमानत रद्द करने की प्रक्रिया, ये सब सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जानिए, जमानत जो है आपराधिक न्यायशास्त्र के बुनियादी हिस्सों में से एक है और दुनिया भर में अधिकांश कानूनी प्रणालियों के बीच एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त करता है मेरे भाई, मान्यता प्राप्त प्रथा है या करता है। भारत में जमानत की अवधारणा को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में समझाया गया है। ठीक, हालांकि जमानत की परिभाषा नहीं दी गई है कि वह जो है या यह जो है स्पष्ट रूप से जो है जमानती और गैर जमानती अपराधों को परिभाषित करती है। स्पष्ट रूप से जमानत के बारे में नहीं है, लेकिन गैर जमानत का सवाल
तब उठता है जब व्यक्ति को जो है कानून परिवर्तन द्वारा हिस्सा में हिरासत में लिया जाता है, तभी जमानत लगता है भाई। जब कानून के प्रावधान, जब जो सारी चीज़ें जो है चार्ज लग जाता है, उस पर सेक्शन लग जाता है, मुकदमा जो है पूरी तरह वो हो जाता है कि ये इसने क्राइम किया है, प्रूफ हो जाता है, तब जमानत का काम लगता है। ठीक, तब जमानत आदमी इंसान लेता है, लेने की कोशिश करता है। जमानत राशि जमा कराने के बाद जमानत दी जा सकती है। जमानत की राशि होती है, इतना पैसा जमा करिए तभी मिलेगा, गवर्नमेंट चार्ज होता है। सुरक्षा या मौद्रिक मूल्य न्यायालय द्वारा तय किया जाता है कि यह उनके विवेक पर है कि क्योंकि सुरक्षा जमा के मौद्रिक मूल्य पर कोई वैधानिक सीमा नहीं है कि कितना पैसा लिया जा सकता है, कितना चार्ज लिया जा सकता है। ये जो है अदालत के ऊपर जो निर्भर करेगा। सुरक्षा नगद हो सकती है, नगद देना पड़ेगा आपको। संपत्ति को जो है शीर्षक देने वाले कागजात या साधन के निजी व्यक्तियों के बांड या एक पेशेवर बांडमैन या बांडिंग कंपनी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। जमानत पर जो है छूटे व्यक्ति के नियत समय पर आत्मसमर्पण करने में विफल रहने के परिणाम स्वरूप जमानत जब्त हो जाती है। और जमानत क्या है इसके बारे में जानिए। जैसा कि जो है ऊपर उल्लेख किया गया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 जमानत को परिभाषित नहीं करती है। हालांकि जमानत शब्द का अर्थ आमतौर पर एक अपराध में अभियुक्त की रिहाई के बाद होता है, जब जो है वह अदालत द्वारा जो है लगाई गई जो है शर्तों का पालन करने और अदालत के समक्ष जो है अपना मुकदमा चलाने की जमानत के लिए जो है जमानत देता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। अदालत जमानत दो प्रकार के होते हैं। जमानती अपराध, वे 3 साल या उससे कम कारावास के साथ गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। इसे आप लोग इस प्रकार के अपराधों में जमानत प्राप्त करना अभियुक्त का जो है अधिकार माना जाता है। और उस उदाहरण में जैसे चोरी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। गैर जमानती अपराध, इसमें जैसे वे गंभीर प्रकृति के अपराध जिसमें सज़ा अधिक है, यहाँ तक कोई जो वो नहीं हो सकती, उम्र कैद भी हो सकती है, मौत की सज़ा भी हो सकती है। इन अपराधों में जमानत को अधिकार नहीं माना जाता है। न्यायालय को जो है मामले के तथ्यों को सुनने के बाद जमानत देने का विवेक का अधिकार है मेरे भाई। देखिए, जब न्यायालय जो सारे मामले सुन लेगा तो उसके विवेक पे अधिकार, उसके पास राइट है कि ये जमानत दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। कुछ उदाहरण बलात्कार, हत्या आदि ये सब सारी चीज़ें हो सकते हैं। अब आगे देखिए जमानत के प्रकार के बारे में। नियमित जमानत हो सकते हैं, गैर जमानती या जमानती और संज्ञेय अपराधों के मामले में जो है अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437, 439 के तहत आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो प्रदान किया जाता है, ये सब अग्रिम जमानत हो सकती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत जो है आप लोग जो है इस प्रावधान को जो है व्यक्त कर सकते हैं न्यायालय में। ठीक, अगर अपराध में गिरफ्तार हो सकता है तो जमानत पाने के लिए गिरफ्तारी से पहले अदालत पहुंच सकता है, ये सब पहुंचना भी चाहिए। अंतरिम जमानत क्या है, तो ये अदालत द्वारा दी गई जो है अस्थायी जमानत है, जब तक कि अग्रिम या नियमित जमानत याचिका अदालत में लंबित नहीं है। आपको जमानत कैसे मिल सकती है जानिए। या तो मामले के प्रभावी पुलिस अधिकारी द्वारा मिल सकती है, या तो गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा जमानत प्रस्तुत करने पर जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा। लेकिन अगर अभियुक्त जमानत देने में सक्षम नहीं है तो वो उसे बिना किसी जमानत के जो है मुचलके में जो है पर रिहा किया जा सकता है, ये भी कहा गया है। ओह सॉरी मेरे भाई, आगे हम लोग पढ़े थे। हाँ, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, आगे देखें कैसे ली जा सकती है। ये 2 पॉइंट है। गैर जमानती अपराध में देखिए क्या होता है कि इस अपराध में जमानत प्राप्त करना अभियुक्त का अधिकार नहीं है। ये जमानत जो है देने के लिए अधिकार वाले व्यक्ति के विवेक पर जो है निर्भर करता है, जिसे प्रदान किया जा सकता है। गैर जमानती अधिकार में जो है इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता, ये उसके विवेक पर, न्यायालय के विवेक पर जो है डिपेंड करेगा कि आपको जो है अपराधी घोषित करेगा नहीं, कि आपको जमानत देगा कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें होता है। बांड भी भरना होगा, इसमें कहा गया है। लेकिन अगर अपराध में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की अधिकतम सजा है तो पुलिस अधिकारी के पास जमानत देने की कोई शक्ति नहीं है। जमानत देने के अधिकारी के पास जो अपराध में जमानत देने का अधिकार है मेरा भाई, जब पुलिस की जब थोड़ा बहुत छोटा बहुत मामला हो वो दे सकता है। लेकिन अगर मृत्यु के बारे में हो सकता है, गंभीर प्रकृति के अपराध है, तो इसमें जो है पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इसमें सब जो भी कर सकता है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, कोर्ट के माइंड पर डिपेंड करेगा, जज के ऊपर डिपेंड करेगा।
यदि प्रभावित पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत नहीं दी जाती है तो आरोपी ऐसे अपराध में जमानत के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंच सकता है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की अधिकतम सजा नहीं है। इस चीज़ इसमें कहा गया। केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ऐसे अपराधों में जमानत देने का अधिकार क्षेत्र है जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा के साथ कोई या कुछ शर्त लगाई जा सकती है। आवश्यक प्रतीत होती है कि उन्हें जो है ऐसी जमानत का विरोध करने के लिए लोक अभियोजकों को नोटिस जो है भी देना होता, नोटिस भी देना होता। गैर जमानती अपराध में जिन कार्डों को जमानत दी जा सकती है, देखिए अगर आरोपी महिला या बच्चा है तो गैर जमानती मामले में जमानत दी जा सकती है। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव पर न्यायालय विवेक के आधार पर गैर जमानती अपराध में जमानत दे सकता है। और यदि शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की जाती है तभी दिया जा सकता है। यदि आरोपी व्यक्ति शारीरिक या गंभीर रूप से बीमार है तभी दिया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर अभियुक्त और आपराधिक मामला दायर करने वाले व्यक्ति के बीच जो है व्यक्तिगत शत्रुता के बारे में कुछ पुष्टि है तभी दी जा सकती है। ठीक भाई, दोनों के बीच में जो है झगड़ा हुआ, आपसी दुश्मनी है बहुत दिनों से, पता चला उनके खिलाफ वो मुकदमा दायर कर दिया कि इन्होंने ये सब मर्डर कर दिया ऐसा वैसा, तो कोर्ट को ऐसा लगेगा ऐसी बात है कि हो सके बदले का भावना ले रहे हैं, तो कोर्ट जो है उन्हें जमानत दे देगा। 3 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है रुक्मणी जो है महतो बनाम आप लोग का झारखंड राज्य का जो है मामला के बारे में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि ऐसे किसी भी मामले में नियमित जमानत ना दे जिसमें अग्रिम जमानत पहले से दी जा चुकी है। ठीक, अग्रिम जमानत क्या है? इसे जमानती और गैर जमानती दोनों तरह के अपराधों में दायर किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है गुरबख्श सिंह सिबिया आदि बनाम पंजाब राज्य के बारे में मामले में जो है पहली बार अग्रिम जमानत से संबंधित कानून को स्पष्ट किया था। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पहली बार गैर जमानती के अपराध अग्रिम जमानत के बारे में जो है यहाँ जो है स्पष्ट किया था, बताया था। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन केवल जो है सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। आरोपी को वकील के साथ संबंधित अदालत में अग्रिम जमानत के लिए संबंधित हल्फनामा, प्राथमिकी की प्रति जो है और आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा की फाइल लगाएगा। वकील के साथ ऐसे अपने मन से नहीं ले सकते। अग्रिम जमानत देने से पहले विचार करने वाले कार्य क्या हो सकते हैं? आरोपी को प्रकृति की और गंभीरता के बारे में जानेगा। और अगला है कि आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, ये भी देखेगा कोर्ट। आवेदक के न्याय से भागने से की संभावना भी देखेगा कोर्ट। जहां आवेदक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है, अदालत या तो आवेदन के तुरंत खारिज कर सकती है या अग्रिम जमानत देने के लिए जो है अंतरिम आदेश जारी कर सकती है। ये सब सारी चीज़ें कोर्ट देखेगा। अग्रिम जमानत देने के बाद न्यायालय द्वारा लगाई गई जो है शर्तें क्या हो सकती है? जब भी आवश्यकता हो जो है उस व्यक्ति को जो पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब उसे बुला सकते हैं जब भी। और वह व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदालत या किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए मामले में तथ्यों को परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं कर सकता है। अगर उसे अग्रिम जमानत मिली है तो फालतू घूम भी नहीं सकता है इधर उधर। व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना जो है भारत नहीं छोड़ेगा, ये भी जानिए। अगर न्यायालय का जो है जब तक आदेश नहीं होगा तब तक वो भारत छोड़कर कहीं जाएगा भी नहीं। 29 जनवरी 2020 में सुशीला अग्रवाल और बनाम आप लोग का जो है राज दिल्ली एनसीटी के अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत निश्चित अवधि के लिए नहीं है, ये परीक्षण के अंत तक जारी रह सकती है। ये भी जानिए, जरूरी नहीं है, इसका कोई समय सीमा नहीं है कि ये निश्चित समय। बहुत लोग को पता होता है कि निश्चित समय के लिए नहीं मेरे भाई, लेकिन अब किताब पढ़ेंगे, आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे तो वहाँ निश्चित समय के लिए नहीं दिया गया। ये जब तक आप लोग का जो है ट्रायल चल सकता है, जब तक केस चलेगा तब तक भी आप लोग का हो सकता है। अंतरिम जमानत जनप्रिय संहिता में जो है आप लोग को जो है अंतरिम जमानत देने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुखवंत सिंह बनाम आप लोग का जो है पंजाब राज्य के बारे में मामले में कहा कि अदालतों के पास नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत देने की अंतर्निहित शक्ति है, लेकिन अगर अंतरिम जमानत की अवधि नियमित अग्रिम जमानत देने से पहले समाप्त हो जाती है तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, जब समय समाप्त हो जाएगा तो आरोपी गिरफ्तार हो गए। जमानत रद्द करना जानिए तो सीआरपीसी की धारा 439 के क्लॉज 2 और 437 के क्लॉज 5 की तुलना स्पष्ट रूप से दी गई है। जमानत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की व्यापक शक्ति को दर्शाती है। सुपीरियर कोर्ट इस शक्ति का आरोप मुख्य रूप से तब करते हैं जब जमानत देने का आदेश विकृत होता है या बिना सोचे समझे पारित किया जाता है या किसी मूल या प्रक्रियात्मक कानून का उल्लंघन करता है। तब 437 का जो है 5 देखिए आप लोग, थोड़ा और ध्यान दीजिए इसके बारे में।
जमानत देने या अन्य पर जो है आप लोग का पर जो है बेछड़ीय परिस्थितियों के बाद स्वतंत्रता के जो है दुरुपयोग के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत को रद्द करने का प्रावधान करता है। 439(2) में और 437(5) के तहत जो जमानत रद्द करने का जो है समान आधार हो सकता है। इसी तरह आपराधिक गतिविधियों में जो है लिप्त होकर जो है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, जांच के दौरान हस्तक्षेप करता है, साक्ष्य गवाहों के साथ छेड़छाड़ प्रयास, गवाहों को धमकाने जो है इसी तरह जो गतिविधियों में जो है लिप्त होने जो सुचारू जांच बाधित करेगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है दूसरे देश में भागने का प्रयास, भूमिगत होकर या जांच एजेंसी के लिए अनुबंध होकर जो है खुद को दुर्लभ बनाने का प्रयास करता है, खुद को अपनी ही जो है जमानत की पहुंच से बाहर रखने की कोशिश करता है आदि ये आधार निर्देशीय है और संपूर्ण नहीं है। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया। निष्कर्ष क्या निकलता है जानिए। जमानत का जो है मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने के बोझ में से एक और सभी इस बात पर जो है जोर देते हैं कि जमानत का एक विकसित न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से जो है संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जस्टिस BR कृष्ण अय्यर ने कहा था। 21 देखिए अनुच्छेद 21 के तहत भी जो है उल्लंघन है उसकी जो है जो व्यक्ति निर्दोष है उसे जेल नहीं भेजा जा सकता भाई, उसका 21 जो है वायलेशन कर रहा है आर्टिकल नंबर। एक फौजदारी अपराध समाज के लिए एक अपराध है, इसलिए फौजदारी अपराधों में जमानत प्रदान करते समय अदालत को समाज की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखना चाहिए। भारत में भी जो है बेलिंग सिस्टम या अभी भी जो है सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। स्वतंत्रता के अधिकार के मुक्त जो है उपयोग और समाज की सामाजिक संरचना के बीच जो है संतुलन होना चाहिए ताकि दोनों स्पष्ट रूप से जो है समृद्ध हो सके। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। तो आप लोग को अच्छे से बढ़िया तरीके से मुझे जो है पूरी तरह विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट टॉपिक है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत साक्ष्य लेने का तरीका क्या हो सकता है। एविडेंस लेने का तरीका आपके CRPC में बताया गया। एविडेंस कैसे ले सकते, विदाउट एविडेंस जो है कुछ हो ही नहीं सकता। आप अगर एविडेंस ला पढ़े होंगे सही से तो इसमें समझ में आएगी। अब इसका परिचय जाने। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यहाँ 73 रहेगा द्वारा परिकल्पित जो आपराधिक मुकदमे की प्रणाली जो अभियोगात्मक पद्धति पर आधारित विरोधी प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत अभियोजक राज्य या लोगों की ओर से प्रतिवादी पर आरोप लगाता है, अर्थात किसी अपराध के आरोपी पर जो है कानून उससे जो है अपेक्षा करता है कि वह सफल होने के लिए अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करे। मेरे भाई सफल होने के लिए ज़रूरी है। निष्पक्ष सुनवाई के धारा के अनुरूप जो है कानून अभियुक्त को जो है बचाना या उसका अपना जो है बचाव करने का उचित अवसर भी प्रदान करता है, या तो अपने दावों को समर्थन करने के लिए या विरोधी पक्ष के दावों को जो है खंडन करने के लिए। दोनों पक्ष अदालत के समक्ष सबूत पेश करते हैं। साक्ष्य परीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि अंतिम निर्णय उसी पर आधारित होता है। सबूतों की उपरोक्त जीवन शक्ति को देखते हुए अदालतों के जो है समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों का एक समान और अनिवार्य रिकॉर्ड होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। CRPC के अध्याय जो है आप लोग का जो 23 के भाग ए की धारा 272 के तहत जो है 272 से लेकर के 283 में पूछताछ और जो है 283 के पूछताछ और परीक्षण के दौरान सबूत लेने और दर्ज करने की जो है तरीके से संबंधित है, उसके बारे में बताया गया। कौन सा सेक्शन नंबर जो है 272 एंड जो है 283 तक, 272 से 283 ठीक, इसके में बताया गया। चलिए जानते हैं। वर्तमान लेख निम्नलिखित न्यायालय को समक्ष आयोजित परीक्षों के साथ दर्ज करने के संहिता द्वारा निर्धारित दंड जो है मोड संबंधित क्या हो सकते हैं। देखें, आपके मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट होना चाहिए, सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट में, तीनों जगह पर। मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष विचार के जो है आप लोग क्या हो सकता है। सबसे पहले समान द्वारा परीक्षण होना चाहिए, वारंट द्वारा परीक्षण होना चाहिए। सम्मन द्वारा परीक्षण या वारंट द्वारा परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। समन मामलों में साक्ष्य रिकॉर्ड जो है धारा 274 में दिया गया है। समन ट्रायल में मजिस्ट्रेट
को अदालत की भाषा में एक गवाह के साक्ष्य के सार का एक ज्ञापन जो है बनाने की आवश्यकता होती है। यह आगे प्रदान किया जाता है कि यदि मजिस्ट्रेट उपरोक्त आवश्यकता का पालन करने में असमर्थ है तो वह लिखित रूप में या खुले जो है न्यायालय में अपने जो है डिक्टेशन में मेमोरेंडम का जो है कार्ड बन सकता है। धारा 274 के फर्स्ट में जो है बताया गया ये मजिस्ट्रेट तब ज्ञापन धारा 274(2) में पर हस्ताक्षर करेगा। धारा 280 समान के मामले परीक्षण पर भी लागू होता है और मजिस्ट्रेट पर जो है गवाह के आरक्षण के संबंध में टिप्पणी दर्ज करने की आवश्यकता होती है। एस रामचंद्रम आप लोग का हाईकोर्ट के मामले में जो कहा गया कि मजिस्ट्रेट गवाहों की जांच करने और अदालत की भाषा में उनके साक्ष्य के पदार्थ का एक ज्ञापन बनाने के लिए कानून कर्तव्य के तहत हो सकती है। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया था। इस केस में यह राज्य सरकार पर है कि जो है वह इस कोड के प्रयोजन के लिए जो है ऐसे राज्य के उच्च न्यायालय के अलावा जो है अन्य न्यायालयों की जो है भाषा निर्धारित करे। धारा 272 में ये बताएगा। वारंट मामलों में साक्ष्य का रिकॉर्ड धारा 275 में बताया गया। वारंट मामलों का विचार करने वाले मजिस्ट्रेट गवाहों की परीक्षा के साथ आगे बढ़ता है और प्रत्येक गवाह के साक्ष्य को लिखित रूप में नोट करेगा। मजिस्ट्रेट को या तो स्वयं या तो खुली अदालत में अपने जो है डिक्टेशन द्वारा सबूतों को दर्ज करने की जो आवश्यकता होती है, या यदि वह जो है अपनी शारीरिक या अन्य अक्षमता के कारण ऐसे करने में जो है असमर्थ है तो वह अदालत के जो है किसी भी अधिकारी के माध्यम से ऐसा कर सकता है और जैसे वह समझे फिट हो उसी हिसाब से। 275(a) में कहा गया है कि मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा को कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है। धारा 275(2) में यह बताया गया। देखिए क्या है, यह मजिस्ट्रेट पर निर्भर करता है कि या तो जो है साक्ष्य को जो है कथात्मक रूप में दर्ज करेगा या प्रश्न उत्तर के रूप में। धारा 275 के 3 में इसके बाद मजिस्ट्रेट जो है इस रिकॉर्ड पर किए गए जो है सबूतों पर जो है अपना हस्ताक्षर करेगा कि नहीं करेगा, इसमें बताएगा। धारा 275(4) में कहा गया यहाँ भी जो है धारा 280 लागू होती है और गवाहों को व्यवहार के जो है बारे में जो है टिप्पणी दर्ज करने की आवश्यकता होती है। ठीक, शस्त्र परीक्षणों में साक्ष्य का रिकॉर्ड धारा 276 में बताया गया। इसके बारे में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल के मामले में गवाह या तो जो अदालत की भाषा में या किसी अन्य भाषा में गवाही दे सकता है। बाद के मामले में अदालत की भाषा में सबूत का सही अनुवाद तैयार किया जाना चाहिए और उसके बाद मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है। जैसा भी जो है मामला हो उसी हिसाब से 277 में ये बताया गया। सेक्शन नंबर 277 इम्पोर्टेंट है। 278 देखिए के माध्यम में वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल के जो है मामले में जो है साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के बाद कोड नियोजित करने के लिए जो है आगे की प्रक्रिया प्रदान करना है और यह प्रदान करता है कि इस तरह रिकॉर्ड किए गए सबूत को गवाह को पढ़ा जाएगा और साक्ष्य पढ़ते समय अभियुक्त या उसके जो है वकील की उपस्थिति अनिवार्य है। दो 278 फर्स्ट खंड का खंड 2 पर उन परिस्थितियों में से संबंधित है जहां गवाह साक्ष्य के किसी भी हिस्से से शुद्धता पर आपत्ति करता है। मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश जैसा भी मामला हो गवाह द्वारा उठाई गई आपत्ति का एक ज्ञापन तैयार करेगा। यही चीज़ इसमें कहा गया। उच्च न्यायालय में साक्ष्य का रिकॉर्ड की आवश्यकता 283 जारी धारा। यह संहिता संबंधित उच्च न्यायालयों पर यह निर्धारित करने के लिए जो है छोड़ती है कि उनके सामने जो है आने वाले मामलों में गवाहों के साक्ष्य को कैसे लिया जाए। ये सब सारी चीज़ें बताया गया। अभियुक्त की उपस्थिति में दर्ज किए जाने वाले सभी साक्ष्य क्या हो सकते हैं। 273 यह अनिवार्य बनाती है कि सभी साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाए। यदि उसकी उपस्थिति समाप्त कर दी जाती है तो उसके अभियुक्ता को उपस्थित होना आवश्यक है। यह नाबालिग लड़की के मामले में जो किसी भी जो है यौन अपराध के अधीन है, जैसे 273 के जो है परंतुक द्वारा एक अपवाद बनाया गया है या बताया गया है। इसमें कहा गया है राम सिंह बनाम आप लोग का जो है आर करके जो है ये मामला था, RLJ करके जो था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद राज्य देखिए आप लोग का जो है राज्य बनाम और अंतर सिंह के बारे में भी एक केस था 1972 का, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके शॉर्ट ले लीजिए, इसमें के बारे में नहीं बताऊँगा मैं। ठीक,
आगे देखिए यहाँ क्या है 273 द्वारा सृजित अधिकारी जो है आगे धारा जो 278 द्वारा पूरक है, जिसके आवश्यक है कि अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य का वाचन किया जाना चाहिए या किया जाएगा जो है। तथापि यदि कोई साक्ष्य किसी ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे अभियुक्त जो है व्यक्ति नहीं समझता है, जो अभियुक्त रहेगा वो व्यक्ति जो है उसको जो है किसी दूसरे लैंग्वेज में दिया जाता है, भाई उसको हिंदी आती है इंग्लिश में दे दो, उससे नहीं समझ में आएगा, तब क्या होगा। तो ऐसे साक्ष्य की धारा 279 में दिए गए तरीके से अभियुक्त को उसके समझी जाने वाली भाषा में व्याख्या की जानी चाहिए। ये भी जानिए, जो समझ सकता है, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो है भाग आप लोग का जो है 33 के तहत जो है निर्धारित तरीके संहिता द्वारा परिकल्पित विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में सबूत की रिकॉर्डिंग के लिए एक तंत्र को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त विस्तृत है। संहिता के वर्तमान भाग में शामिल विभिन्न प्रावधानों जैसे सबूतों की रिकॉर्डिंग के दौरान आरोपी की उपस्थिति आदि को इस तरह से निर्धारित किया गया है कि आपराधिक प्रक्रिया के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके, यानी आरोपी जो है व्यक्ति का जो है निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। अब जानिए कि अब आपका जो है नेक्स्ट दंड प्रक्रिया संहिता में अपील शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, जो है सामान्य खंड अधिनियम में ना तो परिभाषित उपलब्ध है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का जैसे अपील के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक, कब अपील किया जा सकता है कब नहीं। तो इसमें देखिए धारा नंबर जो है 372 से जो है 394 के तहत जो है कहा गया आपराधिक अपील कैसे की जा सकती कैसे नहीं। 29 मार्च में चर्चा की गई अध्याय पूर्ण और संपूर्ण नहीं है, क्योंकि अपील से संबंधित कई प्रावधान इस अध्याय से प्रदान किए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि धारा 86 और आप लोग का जो धारा जो है 250, 351, 449, 454, 458 ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि इसीलिए जो है ये अपील के लिए जो है अध्याय पूर्ण नहीं है, ये क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग सेक्शन से लिए गए हैं। एक अपील को उच्च न्यायालय में की गई शिकायत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि निचली अदालत द्वारा पारित आदेश, निष्कर्ष, सजा अवैध पर गलत है। अपील के मौलिक सिद्धांत क्या हो सकते हैं, देखिए इसके मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं। एक अपील कानून का प्रणाली है और अपील दायर करने का कोई जो है अंतर्निहित अधिकार नहीं है। केवल सजा के खिलाफ कोई अपील नहीं है। छोटे मामलों में अपील नहीं होती है, या फिर बड़े मामलों में होती है। आमतौर पर अपराध की दलील पर सजा कोई अपील नहीं होती। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के जो है तहत अपील के प्रकार जानिए। जो है अपील के जो है विभिन्न प्रकार होते हैं। देखिए नंबर 1, सत्र न्यायालय में अपील। धारा जो 373 के CRPC के बारे में बताया गया है कि इस आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील की सजा दी जा सकती है। 117, जहाँ किसी व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए या अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया गया हो। और नेक्स्ट पॉइंट है 121 है, जहाँ एक व्यक्ति जमानत को स्वीकार या अस्वीकार करने से इनकार करने वाली जो है या वाले जो है किसी भी आदेश से जो है व्यवस्थित हो। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया दोषी दृश्य अपील। धारा 374 में बताया गया। नंबर 1 इसमें कहा गया है कि असाधारण मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय यदि उच्च न्यायालय को दोष सिद्ध का आदेश पारित करता है तो अपील उच्चतम न्यायालय में दी जाएगी। अगर उच्च न्यायालय करता है तो वो हाई कोर्ट में करता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए। ये सत्र न्यायालय जो है अतिरिक्त सत्र जो है न्यायालय विचारण के दौरान दोष सिद्ध का आरोप पारित करता है तो उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। ये चीज़ इसमें, अगर सत्र न्यायालय नहीं कोई सुना नहीं आपको जो संतुष्टि है तो आप जो उच्च न्यायालय में जो है अपील करिए। यदि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त जो है सत्र न्यायालय 7 वर्ष से अधिक की सज़ा देता है तो अपील उच्च न्यायालय में होगी। अगर जो है सत्र न्यायालय 7 वर्ष से जो है अधिक की 7 वर्ष से अधिक की सज़ा जो है देता है तब ये अपील आप कर सकते हैं। अगर उससे नीचे सज़ा देगा तो आप अपील नहीं कर सकते हाईकोर्ट में। जहाँ एक व्यक्ति को सहायक सत्र न्यायालय, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जो है दोषी ठहराया जाता है वह अपील सत्र न्यायालय में की जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है 325, 360 के तहत जो पीड़ित व्यक्ति सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है। धारा 374 के CRPC के अपवाद जानिए। तो इसका अपवाद है कि 375 और 376 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 का अपवाद है जिन्हें निम्नानुसार विस्थापित किया गया है। 375 कुछ मामलों में कोई अपील नहीं किया जाता है। अभियुक्त दोषी जो है होने का दावा करता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें देखिए। यदि अभियुक्त उच्च न्यायालय में जो है स्वीकार करता है और न्यायालय याचिका को रिकॉर्ड पर लेता है और व्यक्ति को दोषी ठहराता है तो कोई अपील नहीं होगी।
यह अभियुक्त उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में दोष स्वीकार करता है, वहाँ सजा करने के लिए अपील की अनुमति दी जाती है। सजा पर अपील के आधार पर अनुमति दी जाती है। ये भी जब सजा जिस हिसाब से होगा, जैसे सीमा सजा की वैधता, ये 2 पॉइंट होनी चाहिए। 376 देखिए सीआरपीसी की छोटे मामलों में कोई अपील नहीं हो सकती है। छोटे मामलों के मामले में कोई अपील नहीं होती, जो कि क्षुद्र मामले अदालत से भिन्न होते हैं। निम्नलिखित छोटे मामलों का विचार किया जा सकता है, बाकी अपील नहीं हो सकती। जैसे उच्च न्यायालय में मामले में 6 महीने तक की कैद या 1000 रुपये का जुर्माना, इसमें अपील नहीं हो सकती, दोनों हो सकता है। सेशन कोर्ट के मामले में 3 महीने तक की कैद, 200 रुपये का जुर्माना, इसमें भी अपील नहीं हो सकता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के मामले में 3 महीने तक की कैद और 200 रुपये का जुर्माना, इसमें भी नहीं हो सकता है। ठीक, ये सब सारी चीज़ें एग्जाम्पल। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के मामले में 3 महीने तक की कैद और 200 रुपये का जुर्माना या दोनों, इसके बारे में। न्यायिक मजिस्ट्रेट के मामले में जो 100 रुपये का जुर्माना होना, ये भी नहीं माना जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की जो है धारा 260 के तहत अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट के मामले में 200 रुपये का तक का जुर्माना, ये भी नहीं माना जाएगा। सीआरपीसी के तहत 377 और 378 के तहत जो है, जानिए राज्य अपीलें क्या हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा अपील सजा में वृद्धि के लिए धारा 377 है, और अभियुक्तों के बरी होने का विरोध जो 378 में गया है। 377 सीआरपीसी सजा के लिए अपील किया गया। यह धारा राज्य सरकार को सजा की अपर्याप्तता के जो आधार पर सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक के माध्यम से अपील दायर करने का जो है अधिकार देता है। यदि मजिस्ट्रेट द्वारा सजा का आदेश दिया जाता है तो सत्र न्यायालय में झूठ बोलने की अपील करें। अगर भाई कि झूठ बोल रहा है अभी, तो अभी इस तरह की अपील करें कि जो है मुझे इस पर रिलीफ नहीं मिला, मैं ये चीज़ नहीं किया हूँ। यदि किसी अन्य न्यायालय द्वारा जो है दंडनीयता का प्रभाव दंड त्याग का आदेश दिया जाता है और उच्च न्यायालय में जो है झूठ बोलने का अपील न करे। ये सब सारी चीज़ें इसमें है। नेक्स्ट है देखिए, दिल्ली विशेष पुलिस प्रशासन या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच किए जाने पर केंद्र सरकार द्वारा लोक अभियोजक को निर्देश दिया जाएगा। जब ऐसी अपील या सजा बढ़ाने का आदेश दायर किया जाता है तो ऐसे आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक अभियुक्त को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाएगा। मेरे भाई ये चीज़ कहा गया, जब तक अभियुक्त को एक टाइम नहीं, एक पीरियड नहीं दिया जाएगा, एक समय नहीं दिया जाएगा, तब तक कैसे सुनवाई होगी। उसके हिसाब से वो भी जो तैयार कर ले, वो भी जो एक एडवोकेट कर ले, वो भी केस ये सब चीज़ें फाइल बना ले, सब कुछ। 378 सीआरपीसी दोष मुक्ति के मामले में अपील के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया इस धारा में जिला मजिस्ट्रेट को लोक अभियोजक को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध के मामले में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए दोष मुक्त के आदेश के लिए जो है सत्र न्यायालय में जो है अपील दायर करने का निर्देश देकर जो है देने का अधिकार होता है कि ये निर्देश दे सकते हैं कि नहीं। ये सब सारी चीज़ इसमें बताया गया। अपील या पुनरीक्षण के लिए उच्च न्यायालय के लिए अलावा किसी अन्य अदालत द्वारा किए गए दोष मुक्त के आदेश के लिए अपील दायर करने की राज्य को लोक अभियोजक निर्देश देने का अधिकार है। यह सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया है। अगर जांच जो है दिल्ली विशेष पुलिस प्रशासन या किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा दी जाती है तो अपील दायर करने का निर्देश केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यह ध्यान देना चाहिए कि उच्च न्यायालय में अपील दायर करने से पहले उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति ली जाएगी। जय भाई, उसकी अनुमति जरूरी है, नहीं तो जो है आप ऐसे नहीं दायर कर सकते किसी जो है कोर्ट में जो है अपील। यदि भी जो है परिवार पर जो है संस्थित वाद के मामले में दोष मुक्ति का आदेश दिया जाता है और उच्च न्यायालय अपील प्रस्तुत करने का जो है विशेष अनुमति प्रदान करता है, तो ऐसे अपील को शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ऐसे अपील को जो शिकायतकर्ता रहेगा उसके द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा, तभी अपील से माना जाएगा। देखिए इसमें कुछ पॉइंटें हैं। यदि शिकायतकर्ता सरकारी कर्मचारी है तो बरी होने के आदेश से 6 महीने के भीतर आवेदन दायर किया जा सकता है। अपील के लिए कुछ प्रावधान दिए गए, कुछ टाइम पीरियड दिए गए। यह शिकायतकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं है तो बरी होने के आदेश से 60 दिनों के भीतर आवेदन दायर कर सकता है। 2 महीने का टाइम दिया गया है अगर वो पुलिस वो जो है गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है तब। अगर ऐसी अपील खारिज की जा जाती है तो दोष मुक्त के आदेश की कोई अपील नहीं होगी, ये जानिए। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध के खिलाफ अपील धारा 379 में बताया गया। यदि उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को बरी करने के लिए आदेश को उलट दिया है और उसे जो है दोषी ठहराया, उसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास की सजा सुनाई, तो अभियुक्त को जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है अपील करने का अधिकार है। ये सब सारी चीज़ इसमें कहा।
विशेष मामलों में अपील का विशेष अधिकार होना चाहिए, 380 में कहा गया, ये जान लीजिए, अपना पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेरे भाई निष्पादन, निलंबन और परिहार सजा के रूपांतरण के बारे में। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। परिचय इसका जानिए। विभिन्न संवैधानिक और गैर और जो है वैधानिक प्रावधान है दोषी को दी गई सजा को निलंबित, परिहार या परिवर्तित करते हैं। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 32 जो है सजा के लिए जो है निलंबन, परिहार और लघुकरण से संबंधित है। और साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद जो है 161 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान, निलंबन, परिहार या सजा कम करने का अधिकार भी दिया गया है। इन सभी शक्तियों का प्रयोग जो है करके जो है राज्य के प्रमुख द्वारा किया जाता है। इस सबका और दया के जो है अन्य रूप का मूल उद्देश्य मामले के कुछ पहलुओं पर विचार करना है। तो कानून की जो अदालत में कार्रवाई के दौरान उत्पन्न नहीं हो सकते, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। निलंबन का अर्थ जान लीजिए, निलंबन क्या हो सकता है। तो निलंबन का अर्थ है सजा को कुछ समय के लिए लेना या वापस लेना होता है। यह सजा का अस्थायी स्थगन है। जहां व्यक्ति दोषी पाया जाता है वहां निलंबन में अस्थायी अवधि के लिए निष्पादन पर रोक लगा दी जाती है। छूट का अर्थ जानिए। इसका अर्थ है कि प्रकृति को बदलने बिना उसकी अवधि को जो है कम करना। छूट का प्रभाव यह है कि कैदी को जो है एक निश्चित तारीख दी जाती है जिस पर जो है उसे रिहा किया जाएगा और कानून की नज़र में वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा। कम्यूटेशन के बारे में, लाइटर के लिए सजा के जो है प्रतिस्थापना को जो है दर्शाता है। साथ ही सजा की प्रकृति भी बदलती जाती है और यानी वह सजा कम हो जाती है तो 14 साल से अधिक नहीं हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, इसके बारे में, इससे अधिक नहीं होगा। निलंबन की शक्ति जानिए। निलंबन की शक्ति के बारे में, निलंबन उपयुक्त सरकार को किया जाता है, फिर जो है न्यायालय के न्यायाधीश की राय की आवश्यकता होती है। उस जो जिसने दोषी ठहराया है यह सजा को बरकरार रखा है। निलंबन संबंधित व्यक्ति को अनुमोदन से शर्तों के साथ बिना जो है शर्तों के हो सकता है। यदि शर्तें जो है पूरी नहीं होती है तो संबंधित सरकार द्वारा निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। यह चीज़ इसमें कहा गया। 1973 की धारा 368 के तहत जे के पारित किया गया निष्पादन की आवश्यकता है। यह धारा अदालत की शक्तियों के बारे में बताती है कि एक सत्र न्यायाधीश उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना मौत की सजा को तब तक निष्पादित नहीं कर सकता है जब तक कि जो है दोषी को जेल अधिकारियों की हिरासत में नहीं होना पड़ता है। यह धारा के तहत उच्च न्यायालय के मामले को देखा जाता है या देखता है। उच्च न्यायालय के अधिकारी क्या हो सकते हैं, देखिए, सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा की पुष्टि करे और सजा को रद्द और अभियुक्त को उन्हीं आरोपों के लिए दोषी ठहराए जो सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए जो है या नहीं, सिरे से कार्यवाही भी कर सकते हैं। व्यक्ति को बरी करने का भी अधिकार है और उच्च न्यायालय से सत्र न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 413 के तहत वारंट जारी करने का निष्पादित किया जाना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 414 कहती है कि यदि उच्च न्यायालय अपील या पुनरीक्षण में मौत की जो है सजा का आदेश पारित करता है तो सत्र न्यायालय को जो है उसके लिए जो है वारंट जारी करना होता है। ठीक, ये चीज़ इसमें कहा गया। यदि कोई जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो कारावास की निलंबन हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। अगर आरोपी पूरी तरह भी किस्तों में जुर्माना भरने में विफल रहता है तो अदालत का कारावास निलंबन का आदेश दे सकती है। तब अदालत कारावास आदेश के निष्पादन का आदेश देगी। कहा गया है कि अगर आरोपी जो है कोई किसी मामले में जो उसे जो है कुछ जुर्माना लगाया गया और किस्त में मामला भर रहा है कि मैं 10,000 15,000 करके भरूंगा, अगर वो किस्त टाइम से नहीं भरा तो उसका निष्पादन कैंसिल कर दिया जा सकता है, आदेश दे सकती है कोर्ट। ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित मौत की सजा का निष्पादन की आवश्यकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 414 के तहत जो उच्च न्यायालय द्वारा अपील या पुनरीक्षण में जो है मृत्युदंड का आदेश पारित करने या सत्र न्यायालय को वारंट जारी करना पड़ता है, पहले तब होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 415 के तहत जो है उच्च न्यायालय को सजा के निष्पादन को स्थगित करने का आदेश देने का अधिकार है। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत जो है मामले को अपील करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय द्वारा जो अभियुक्त की जो मृत्युदंड की पुष्टि की जाती है तो अभियुक्त को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132
और 134 के तहत जो प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि के बाद भी जो है व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत जो विशेष अनुमति याचिका जो है आपका SLP जो है दायर करने का अधिकार है। SLP ये जरूरी है मेरे भाई। तब जो है उच्च न्यायालय मौत की सजा के निष्पादन को तब तक जो है के लिए स्थगित करने का आदेश देगा। जब तक अभियुक्त के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का उचित होगा तब तक। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 416 में इस तरह की, जैसे कि कोई महिला गर्भवती पाई जाती है जिसे उसके अपराध के लिए सजा दी जाती है तो उच्च न्यायालय इसे स्थगित कर सकता है और सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। ये चीज़ें इसमें कहा गया। 434 देखिए आपका नेक्स्ट सेक्शन है आप लोग का, जैसे कि 434 में क्या कहा गया है कि इसके तहत कहा गया कि राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 में दी गई शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है। यदि सजा मृत्युदंड की है तो तब जो है सेक्शन नंबर 432 की जो है प्रावधान को जो है राज्य सरकार नहीं प्रयोग कर सकती है अगर मौत की सजा है। वाक्यों का निलंबन का परिहार क्या हो सकता है? निलंबन की सजा निष्पादन का स्थगन या स्थगन है छूट के सिद्धांत पर सजा की प्रकृति को बदले बिना अवधि कम हो जाती है। और छूट का प्रभाव यह है कि कैदी को एक निश्चित तारीख दी जाती है जिस पर वह रिहा हो जाएगा और कानून की नज़र में वह मुक्त हो जाएगा। यही चीज़ इसमें कहा गया है, कुछ नहीं। इसमें कुछ डरते हैं को पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट है कि हाँ कहा गया है कि सरकार सजा के लिए जो अदालत की राय पूछ सकती है और अदालत उचित रिकॉर्ड के साथ वापस आ जाएगी। यदि सभी आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो सरकार छूट और निलंबन के आवेदन को अस्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। बस इतना ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है। सजा का रूपांतरण की आवश्यकता है, जो है कम्यूटेशन एक प्रकार की सजा है, निलंबन और छूट से अलग है। रूपांतरण में दंड की प्रकृति में परिवर्तन होता है और यह दंड को कम कठोर रूप में संगठित करता है। सरकार को सजा कम करने के लिए प्रतिबंधित नहीं करना है, ये चीज़ कहा गया। भले ही ये जुर्माने के लिए जो है रूप में जो है कम और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 के तहत जो है प्रभाजन सरकार को विभिन्न उपयुक्त मामलों में सजा के जो है कमीकरण या समीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। मौत की सजा यानी यह याचिका के लिए भी अलग अलग सजाओं का सजा का रूपांतरण उपलब्ध है। इसमें ये चीज़ कहा गया। स्थितियाँ जान लीजिए। भारतीय दंड संहिता में उल्लेखित अन्य दंडों में मृत्युदंड हो सकती है। दूसरा पॉइंट है इसमें साधारण कारावास से जुर्माने की सजा, आजीवन कारावास से कारावास को 14 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है, ये जुर्माना हो सकता है। चौथा पॉइंट है कठोर कारावास से साधारण कारावास जुर्माना हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आगे चल के इसमें देख लीजिए निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। न्यायपालिका द्वारा दी गई सजा को कार्यकारी कार्यों द्वारा जो हटाया जा सकता है, निलंबित या जो है कम किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के विभिन्न धाराओं और भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल और पुलिस अधिकारी को भी शक्तियाँ दी गई है कि ये भी जो है रद्द कर सकते हैं। इस कार्यकारी शक्तियों का कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, लेकिन यह निष्पक्ष होना चाहिए कि मनमाना नहीं होना चाहिए। ऐसा विभिन्न मामले भी जो हैं जिन पर राज्य को केंद्र सरकार के परामर्श से सजा सुनानी होती है। साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए धारा का प्रावधान भी दिया गया। ये सब निष्कर्ष इसमें निकलता है, तो समझ में आ रहा होगा। अच्छे तरीके से आप लोग लिख कर भी आएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नेक्स्ट जो है आप लोग का चैप्टर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यानी मृत्युदंड, कारावास और जुर्माने के लिए दंड का निष्पादन कैसे होता है। कैसे 3 प्रकार के दंड प्रचलन है, जैसे मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस, जैसे कारावास, इम्प्रिजमेंट या फाइन, जुर्माना। ये 3 प्रकार के दंड सामान्यतः भारत में किए गए किसी भी अपराध के संबंध में दिए जा रहे हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है और वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी व्यक्ति से प्राण और दैविक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, विधि की प्रक्रिया के अनुसार, बाकी वैसे नहीं। जब कोई व्यक्ति भारत की सीमा में अपराध करता है तो वह उस अपराध के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के CRPC या फिर कोई विशेष निहित की गई प्रक्रिया विधि के अधीन कार्रवाई की जाती है एवं अन्वेषण जैसे इन्वेस्टिगेशन या जो है जांच, इंक्वायरी और जो विचार तैयार किया जा सकता है। ठीक, विचार के उपरांत निर्णय दिया जाता है कि निर्णय के पश्चात दोषी जो है कन्विक्टेड
व्यक्ति के पास जो है अपील का अधिकार होता है, तथा अपील के अधिकार के बाद अंत में जो है जब व्यक्ति दोषी हो जाता है तथा अपील के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में अपराधियों को दिए गए दंड का या दंड के निष्पादन एग्जीक्यूशन का प्रश्न आता है। इसके बारे में बताया गया। ठीक, आगे देखिए 1973 के जो है चैप्टर 32 के अंतर्गत जो है इस संहिता में दंड पर दिए गए दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और अवकरण से जो है संबंधित विधि दी गई है। लेखक इस लेख के माध्यम से मृत्यु दंड जो है दंडादेश, डेथ जो सेंटेंस, कारावास, इम्प्रिजमेंट और जो है फाइन के संबंध में दी गई प्रक्रिया के जो बारे में बताया गया। मृत्युदंड का निष्पादन कैसे हो सकता है, एजुकेशन अपडेट के बारे में जानिए। ये जो है 413 जो है सेक्शन नंबर में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की इस धारा के अंतर्गत जो है धारा 368 सीआरपीसी के अधीन पारित किए गए आदेश के निष्पादन के बारे में उपबंध है। जब उच्च न्यायालय संतुष्ट के लिए जो है प्रेषित मृत्युदंडादेश की जो है पुष्टि कर देता है। कोई भी मृत्युदंडादेश जो सेशन न्यायालय द्वारा दिया जाता है उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है और किसी निचले अदालत में नहीं आ सकती। धारा 413 इस संबंध में उल्लेख कर रही है कि जब उच्च न्यायालय किसी मृत्युदंडादेश की जो है संतुष्टि कर देता है तो वह सेशन न्यायालय द्वितीय अनुसूची में दिए गए जो है प्रारूपों में प्रारूप संख्या 32 के जो है अनुसार वारंट तैयार करके जो है उसे जेल के बाहर जो है बाहर साधक अधिकारी को जो है भेज देता है, जिसमें जो अभियुक्त को जो है परिरूप रखा गया है कि न्यायालय द्वारा जेल के अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेश का निष्पादन करने हेतु आदेशित किया जाता है। इसके बारे में बताया गया। जेल के जो है बाहर साधक अधिकारी ऐसे वारंट प्राप्त होने के बाद बताए गए व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश देने का कार्यवाही करता है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम आप लोग लक्ष्मी देवी के केस में जो है आप लोग के बारे में कहा गया कि खुलेआम सार्वजनिक मार्ग पर फांसी दिए जाने को जो है असंवैधानिक करार दिया गया और भारत की सीमा के भीतर किसी भी जेल में खुलेआम फांसी दिया जाना अवैध और असंवैधानिक है। उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड के निष्पादन के बारे में जानिए। तो देखिए दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 414 के अंतर्गत जब अपील और पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा जो है मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तब सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय का जो है आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी करके दंडादेश को निष्पादन हेतु जेल अधिकारियों को भेजा जा सकता है। इसके बारे में जो है ये कहा गया है। ठीक, अब अगला देखिए आप लोग का अगला केस है क्या, टीबी जो है वाथेश्वरन के तमिलनाडु के केस में भी ये सब सारी चीज़ें कहा गया है। इसमें 2 वर्ष उससे जो है प्रति पर रिमांड में रखा गया तथा 8 वर्षों तक जो है एकांत कारावास में रखा गया। इस प्रकार मृत्युदंड दंडादेश के निष्पादन में कुल मिलाकर 10 वर्ष का जो है विलम्ब हुआ तथा जो है उसने जो है उक्त विलम्ब के आधार पर मृत्युदंड को जो है आजीवन कारावास में जो है संपरिवर्तित किए जाने हेतु आवेदन किया था, जिसमें उसने अनुच्छेद 21 के अधीन चुनौती दी थी। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। अभी इसको देखिए शेर सिंह बनाम लोग का पंजाब राज्य करके जो है सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग जो है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा, देखिए इस बात में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है कि अपील निरस्त करके जो है अभियुक्त को जो है दिए मृत्युदंड बहाल रखा और साथ ही पंजाब राज्य सरकार को मृत्युदंड के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब का स्पष्टीकरण मांगा। त्रिवेणी बेन बनाम का गुजरात राज्य के मामले में ये सब सारी चीज़ें इसमें भी कहा गया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखिए जुम्मन खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में भी जो है 1951 का ये मामला है। इसमें भी कुछ कहा गई है कि वह सुनिश्चित किया गया कि जहां मृत्युदंड के निष्पादन में असमयक विलम्ब किया गया है तो उस दशा में न्यायालय मामले की जो है असमयकता को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। देखिए उच्चतम न्यायालय में अपील की दशा में मृत्यु के दंडादेश की जो है मूल्य भी किया गया था। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। गर्भवती स्त्री को जो है दिए गए मृत्युदंड का जो है मुलतवी किया जाना, ये क्या है, जब किसी ऐसी स्त्री को मृत्युदंड दिया गया हो जो कि गर्भवती ऐसी स्थिति में दिया गया हो कि मृत्यु दंडादेश को जो है मुलतवी कर दिया जाता है। सीआरपीसी 1973 की धारा 416 के अंतर्गत उल्लेख है कि मृत्युदंड से संबंधित अभियुक्त महिला
और वह गर्भवती है तो ऐसी परिस्थिति में उसके मृत्यु दंडादेश का निष्पादन स्थापित रखा जाएगा, मतलब उसे रोक दिया जाएगा, उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाएगा, उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाएगा और उसे जो है ये नहीं दिया जाएगा। यह एक जो है अपवादग्रस्त स्थिति है जिस पर जो उच्च न्यायालय धारा जो 360 के अधीन निर्णय पारित करने के बाद विचार कर सकेगा, इसके बारे में कहा गया है। कारावास का निष्पादन क्या हो सकता है ये जानिए। दंड के प्रकारों के दूसरे प्रकार का कोई सर्वाधिक प्रचलित दंड है वह कारावास है। संहिता की धारा 418 के अंतर्गत कारावास के दंडादेश के निष्पादन के संबंध में उपबंध किए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 417 क्या कह रहा है? इस धारा के उपबंध के अनुसार यदि किसी विधि में किसी व्यक्ति को कारावासित किए जाने की व्यवस्था नहीं दी गई है तो राज्य सरकार जो है निर्देश दे सकती है कि किसी भी व्यक्ति जो है जिसे स्वतंत्रता या जिसे संहिता के जो है अधीन जो है कारावासित किया जा सकता है और अभिरक्षा के रूप सुपुर्द जो है किया जा सकता है, किस स्थान पर जो है आप लोग जो है निरुद्ध किया जाएगा, ये सब सारी चीज़ इसमें कहा गया। यदि कोई व्यक्ति संहिता के अधीन कारावास में परिरुद्ध किया जा सकता है या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किया जा सकता है तो सिविल जेल में बंद है तो कारावास सुपुर्दगी जो है आप लोग के लिए आदेश देने वाले न्यायालय को मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को दंडाधिक जेल में भेजे जाने का निर्देश दे सकता है। सीआरपीसी की धारा 418 में भी ये प्रावधान दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ देखिए आपका 419 दंड प्रक्रिया संहिता धारा 419 जानिए। इसके अंतर्गत कारावास को निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन उस जेल या अन्य स्थान के किसी जो है भार साधक अधिकारी को जो निर्दिष्ट होगा जिसमें बंदी परिरुद्ध में है या परिरुद्ध किया जाना जो है धारा 420 के अंतर्गत यह उपबंध दिया गया है कि जब बंदी को जेल में परिरुद्ध किया जाना है तो जेलर को सौंपा जाता है। इस तरह के जो है निष्पादन जेलर को ही, तब वारंट जो है जेलर को ही सौंपा जाता है। जुर्माने को निष्पादन के लिए क्या कहा जाता है? जब किसी को दोषित व्यक्ति जो है जुर्माने का दंड दिया जाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के अंतर्गत ऐसे जुर्माने की वसूली कार्यवाही के संबंध में उपबंध दिए गए हैं जब अपराधी किसी जो है जंगम संपत्ति की जो है कुर्की और विक्रय द्वारा जुर्माने की रकम को उद्ग्रहित करने के लिए वारंट जारी किया जा सकता है। ये भी जो उसकी संपत्ति रहेगी ऐसा होगा कि जब वो नहीं देने में जो है अक्षम रहेगा, मतलब जो है क्या होगा उसकी संपत्ति से जो उसे कुर्की करा करके या उसे जो है निलंबित करा करके उसके जो है क्रय करके बेच करके जो है उससे जो है ये न्यायालय अपना जो है वो भरेगा, जो भुगतान करेगा। ठीक कहा गया जंगम एवं स्थावन संपत्ति दोनों में जो भू राजस्व की बकाया के रूप में रकम को उद्ग्रहित करने के लिए जिले के कलेक्टर को अधिकृत करते हुए उसे वारंट जारी किया जा सकता है। तो भाई वो अपना जो कुर्की कराएगा। 421 जुर्माना वसूली उल्लेख कर रही है जिसके लिए अंतर्गत न्यायालय अपराधी के किसी चल या अचल संपत्ति को कुर्क कर विक्रय करके जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट जारी कर सकता है। ये भी कहा गया इसमें, अभी मैं आपको बताया और ये सारी चीज़ें इसमें कहा भी गया। करतार सिंह बनाम आप लोग का पंजाब राज्य का वाद है। इस मामले में देखिए पंजाब उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि किसी अभियुक्त प्रतिभूत द्वारा जमानत दी गई है तो अभियुक्त के जमानत तोड़कर भाग जाने के कारण जमानत को जब्त जो है कर लिया गया है तो प्रतिभूत द्वारा जो है जुर्माने की राशि के भुगतान में असमर्थता के दशा में जो है धारा 421 के अधीन कारावास से दंडनीय या दंडित नहीं किया जा सकेगा। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गई, इसको भी पढ़ें। जुर्माने के दंडादेश का निलंबन क्या सस्पेंशन क्या हो सकता है? यदि व्यक्ति जो है को जुर्माने यदि व्यक्ति को जो है जुर्माना नहीं देने पर कारावास का दंडादेश दिया गया है तो अभियुक्त व जुर्माने की राशि को भुगतान नहीं करता है तो न्यायालय ऐसे भुगतान के लिए 30 दिन तक जो है समय देगा, तो कि आप 30 दिन के अंदर जो है जुर्माने को जो भरपाई करवाइए। पहले से दंडादेश जो है भोग रहे अपराधी को नवीन दंडादेश दिया जाना चाहिए। देखिए धारा 427 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि जो अभियुक्त पहले से ही किसी दोषसिद्ध के अधीन जो है कोई दंड भोग रहा है और उसे नवीन मामले में जो है नए मामले में दंडादेश दिया गया है तो दंड किस समय प्रारंभ होगा ये जानिए। तो इस धारा के अनुसार जब किसी जैसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या अन्य जो है किसी अवधि के कारावास को दंडित किया जाता है
जो पहले से जो है दंड भोग रहा है, पहले से ही है जो जेल में, तब जो है तब तक जो है न्यायालय दोनों जो है दंडादेश को जो है साथ साथ भुगतने का आदेश नहीं दे पश्चातवर्ती दंड पर जो है तभी प्रारंभ होगा जब पूर्ववर्ती दंड भोग लिया गया हो, तभी होगा मेरे भाई। जब जो पहले का दंड अगर भोग लिया गया है तब जो नया दंड जो है चालू होगा, ये चीज़ इसमें कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अख्तर बनाम आप लोग का जो सहायक कलेक्टर सीमा शुल्क 1988 का एक केस है। इसमें कहा गया जो है आप लोग का जो है बेनिश्चित किया गया है, जहाँ दूसरा अपराध प्रथम अपराध के भिन्न था, तो ऐसी दशा में दूसरा जो है दंडादेश प्रथम दंडादेश के समाप्त होने के बाद ही फोर्स होगा, मतलब लागू होगा उसके ऊपर। रंजीत सिंह बनाम आप लोग का केंद्र राज्य चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश का वाद है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। इसमें भी देखिए कुछ धारा 427 की धारा उपधारा जो है 2 को जो प्रावधान जो है विपरीत ये था, परंतु जो है संभवतः न्यायालय इस बात पर जोर देना चाहता था कि यदि अभियुक्त की पहली सजा या लवकरण की या परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में दूसरी सजा तत्काल प्रारंभ होनी जो है हुई मानी जाती है। ये भी जानिए जो पढ़ रहे मेरे भाई। कुछ अपराधों का अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर 36 को कुछ अपराधों का संज्ञान लेने की सीमा क्या हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे। इस अध्याय के प्रावधान को कुछ आर्थिक अपराधों पर लागू नहीं होंगे, जैसे कि आर्थिक अपराध सीमा अधिनियम 1974 की धारा जो अनुपयुक्तता 1974 जो है धारा का 12, धारा 2 और अनुसूचित देखे, ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया है। धारा 467 परिभाषाएं दी गई है इसमें। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो कि पर सीमावधि का अर्थ धारा 468 में किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्दिष्ट अवधि है, तब तक ये नहीं माना जाएगा। धारा 468 पर सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान लेने पर रोक क्या हो सकती है, पहला पॉइंट है। इस संहिता में कहीं और प्रदान किए जाने के अलावा कोई न्यायालय पर सीमा की अवधि के समाप्त के बाद धारा 2 में निर्दिष्ट श्रेणी के अपराध का संज्ञान नहीं होगा या नहीं लेगा। सीमा की अवधि होगी 6 महीने के, अगर 6 महीना अगर अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, या बी नंबर कहा रहा है कि 1 वर्ष अपराध जो है 1 वर्ष से अधिक की जो है अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। 3 वर्ष या यदि जो है अपराध 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, तब भी जो है नहीं लिया जाएगा। इस खंड के प्रयोजनों के लिए जो है पर सीमा की अवधि उन अपराधों का संबंध जिनका एक साथ विचार किया जा सकता है और उस अपराध के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जो है उसकी कठोर दंड या जैसा भी जो है मामला हो सबसे कठोर दंड से दंडनीय है। 469 पर सीमा की अवधि के प्रारंभ में कह रहा है कि सीमा की अवधि एक अपराध में संबंध शुरू होगी और अपराध की तारीख पर जाकर के रुकेगी, और जो है बी नंबर है इसका एक जहाँ अपराध किए जाने कि जानकारी अपराध से पीड़ित व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं थी, उस दिन जिस दिन ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी को होती है, तो जो कि पहले से हो या ना हो, ये सब सारी चीज़ें कहा गया। इसमें सी नंबर जहाँ यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसके द्वारा किया गया था, पहले जो है दिन जिस दिन अपराधी की जो है पहचान अपराध के व्यथित व्यक्ति या अपराध की जो है जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पता लग चलती है, तो वो भी पहले हो। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, उक्त अवधि की गणना करने में जिस दिन ऐसी अवधि की गणना की जानी है तो उसे जो है बाहर रखा जाएगा। 470 कुछ मामले समय का अपवर्जन है, इसमें पहला पॉइंट है। पर सीमा की अवधि की गणना करने में जो है वह समय जिसके दौरान कोई भी व्यक्ति जो है किसी अन्य अभियोजन पक्ष के सम्यक तत्परता के जो है साथ मुकदमा चला रहा है, और चाहे वो प्रथम दृष्टांता न्यायालय में हो या अपील के पुनरीक्षण न्यायालय में, या अपराधी के विरुद्ध जो है बाहर जो है आप लोग का जो है रखा जाएगा, बशर्ते ये सब सारी चीज़ें इसमें है। ऐसा कोई जो बहिष्करण जो है तब तक किया जाएगा जब तक कि जो अभियोजन उन्हीं तथ्यों के संबंधित ना हो और एक न्यायालय में जो है नेकनीयता से मुकदमा चलाया गया हो, तो जो क्षेत्राधिकारी के दोष या इसी प्रकार के अन्य जो है कारण से जो है इसे जो है ग्रहण करने में असमर्थ हो, ये चीज़ इसमें कहा गया। दूसरा पॉइंट इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं। तीसरा है
जब किसी अपराध के लिए जो है अभियोजन की सूचना दी गई है जहां किसी कानून के तहत समय के लिए लागू है, तो सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण की जो है पूर्व सहमति या मंजूरी किसी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन की संस्था के लिए आवश्यक है मेरे भाई। सही बात है, सरकार की मंजूरी होनी चाहिए, उसकी सहमति होनी चाहिए, तभी तो माना जाएगा। तुलना में परिसीमा की अवधि गणना करने में जो है ऐसी सूचना के अवधि या जैसा भी मामला हो, ऐसी सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा। स्पष्टीकरण इसमें कह रहा है मेरे भाई कि सरकार द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण की जो है सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जो है आवश्यक समय की गणना करने में जिस तिथि को सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था, वह सरकार या अन्य प्राधिकरण के आदेश की प्राप्ति की जो है तिथि दोनों को बहिष्कार किया जाएगा। सीमा की अवधि की गणना में वह समय के दौरान अपराधी हो सकता है। ये नंबर इसमें कहा गया है कि जो है भारत से या भारत के बाहर किसी भी क्षेत्र में अनुपस्थिति रहा है जो केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन है या नहीं, ये सब सारी चीज़ इसमें बताया गया। फरार या स्वयं को छुपाकर गिरफ्तारी से बचाकर बाहर रखा जाना, दूसरा पॉइंट। 471 उस तारीख का अपोजन जिस दिन न्यायालय बंद रहता है उसके बारे में कहा गया है। ठीक। 472 निरंतर अपराध के बारे में, निरंतर अगर अपराध कर रहा है तब। 473 कुछ मामलों पर सीमा अवधि के विस्तार, ये सब सारी चीज़ें। इस अध्याय के पूर्व गामी प्रावधानों को निहित किसी भी बात के बावजूद कोई भी न्यायालय सीमाओं की अवधि की समाप्ति के बाद किसी अपराध का संज्ञान कर सकता है यदि वह तथ्यों पर जो है और मामलों की परिस्थिति पर संतुष्टि है, तो देरी को ठीक से समझाया गया है या कि जो है न्याय के हित में जो है ऐसा करना, ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया। तो आज का वीडियो यहीं तक था मेरे भाई, काफ़ी टाइम लगा, करीबन 1 से 1.5-2 घंटे गए होंगे। कोई बात नहीं, इसमें आपको पूरा जो है समझ में आ गया अच्छे तरीके से। आप जो है पूरे सेमेस्टर 6 महीना नहीं पढ़े, इसको पढ़ के जाइए, आप अच्छे तरीके से निकाल लीजिए अपने एग्जाम को। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, जिससे लोगों के बीच में शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे ज्वाइन हुए। थैंक यू।